हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारे पास मैटर इन अवर सराउंडिंग, या फिर पदार्थ, हमारे आसपास जो पदार्थ है उसके बारे में हम जो है इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है और उन सभी चीज़ों को हम जो है वो मैटर बोलते हैं। तो देखते हैं चैप्टर में है क्या। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and textures. अगर हम अपने आसपास नज़र डालें, आसपास अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें तो हमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आती हैं जिनकी अलग अलग शेप, साइज़, अलग अलग दिखने में। टेक्सचर का मतलब होता है अलग अलग दिखाई देना, तो वो अपनी शेप में, साइज़ में और जो उनकी बनावट होती है उसमें सभी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग होती हैं। Everything in this universe is made up of material which scientists have named the matter. हर इस हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की सभी चीज़ें जो है वो मटेरियल्स से मिलके बनी हैं और उस मटेरियल्स को जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने उस मटेरियल को जो है वो मैटर का नाम दिया है। The air we breathe, the food we eat, stone, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, each thing is a matter. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, आप कुछ भी ले लो, हवा, पानी, मिट्टी, ये पत्थर, बादल, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, पानी की बूंदें, रेत के दाने, आप कुछ भी देखो, आपके आसपास कोई भी चीज़ ले लो आप, वो सभी चीज़ें जो है वो मैटर ही हैं। हमारे आसपास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैटर ना हो, हम खुद भी जो है वो मैटर ही हैं एक तरह के। वी कैन आल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशनड अबव ऑक्यूपाई द स्पेस दैट इज़ वॉल्यूम एंड हैव द मास। ऊपर हमने जितनी भी चीज़ों की बात की वो सभी चीज़ें, उनमें जो कॉमन है वो ये है कि उन सभी के पास मास होता है। मास किसी चीज़ का जो है वो ऐसी क्वांटिटी है जो कभी चेंज नहीं होती, हमेशा सेम रहती है। अगर आप मून पे चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपका जो मास है वो हमेशा सेम रहता है। तो मास जो है वो हमेशा किसी भी मैटर में हमेशा सेम रहता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। तो हर मैटर की ये प्रॉपर्टी है कि उसका कुछ ना कुछ मास होता है, वो कुछ ना कुछ जो है वो स्पेस कवर करती है। अगर आपके हाथ में इस टाइम फ़ोन है, उस फ़ोन को आप अगर किसी कार्डबोर्ड पे रख के या किसी पेपर पे रख के उसके आसपास पेंसिल से बाउंड्री ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि उसने कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई की है, वो कुछ ना कुछ स्पेस को जो है वो घेरता है। अगर हम किसी भी चीज़ को रखेंगे, किसी भी मैटर को अगर हम रखते हैं तो वो कुछ ना कुछ जगह जो है वो घेर लेता है, कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। तो मैटर की ये विशेषता होती है या फिर मैटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि सभी मैटर्स जो है वो सभी मैटर के पास मास होता है, उनका वॉल्यूम होता है और वो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। ऐसा कोई भी मैटर नहीं है हमारे आसपास जो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो ना करे, इन तीनों विशेषताएं उसमें ना हो। हर तरह का मैटर ले लो, आप रेत का दाना भी ले लो तो वो भी, उसका भी कुछ ना कुछ मास होगा और वो भी कुछ ना कुछ जगह जो है वो जरूर ऑक्यूपाई करेगा। Since early times, human beings have been trying to understand their surrounding. हम अपने अर्ली टाइम से जो है वो अपने आसपास को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। पहले जो है वो हमने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में जो है वो डिवाइड किया था। तो वो 5 बेसिक एलिमेंट क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अगर हम अपने पुराने ग्रंथों को देखें, अगर हम अपनी अगर हम पुराने अपने स्टोरीज को सुने तो उसमें भी हम देखते हैं कि इन 5 एलिमेंट का बार बार जिक्र होता है। तो उनका ये मानना था कि ये सभी चीज़ें जो है हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी इन 5 चीज़ों से मिलके बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू देम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। उनका ये मानना था कि कोई भी चीज़, भले वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो सभी चीज़ें जो है वो इन 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलके बनी हुई है। 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? हवा, पानी, धरती, आसमान और आग। इन 5 एलिमेंट्स से हमारी खुद की बॉडी भी, ऐसा माना जाता है कि हमारी इंसानी शरीर जो है वो भी 5 एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है।
Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of the matter. Modern day scientists have evolved two type of classification of matter based on their physical properties and chemical properties. आज जो मॉडर्न टाइम है उसमें साइंटिस्टों ने जो है वो मैटर को दो टाइप्स में जो है वो क्लासीफाई किया, उनको उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे और उनको उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे जो है वो हम उनको डिवाइड करते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द मैटर बेस्ड ऑन दिस on its physical properties. Chemical aspects of the matter will be taken up in the subsequent chapters. इस चैप्टर में हम जो है वो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो सारी के सारी क्लासिफिकेशन जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होगी. केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए हम आगे दूसरे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. फिजिकल नेचर क्या होता है? फिजिकल नेचर का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हम देख के ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसके लिए कोई हमें टेस्ट वगैरह नहीं करना पड़ता है, कोई केमिकल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस हम चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करके ही उनके बारे में अगर कुछ बता पा रहे हैं मीन्स कि हम उनके फिजिकल नेचर की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. कोई भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है. हर तरह का जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है. ऐसा कोई भी मैटर नहीं है जो पार्टिकल्स के बिना बना हो. तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो एटम ही होती है. छोटे छोटे एटम्स को आपस में मिला के बड़ी चीज़ बनती है, उसी चीज़ को हम मैटर बोलते हैं. फॉर अ लॉन्ग टाइम two school of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be the constituents like a block of wood, whereas the other thought that the matter was made up of the particle like the sand. तो इसके बारे में भी हमारे जो दो थॉट्स हैं वो जो है वो दो थॉट्स में जो है वो दुनिया बटी हुई थी. एक थॉट ये मानता था कि ये जो मैटर है वो लकड़ी के गट्ठे की तरह, लकड़ी के टुकड़े की तरह है, जबकि दूसरे ये मानते हैं कि जो हम मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ. जैसे कि हमारी रेत में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ऐसे जो है वो हर मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. इट कॉन्टिन्यूस और द पार्टिकुलेट. तो हम एक एक्टिविटी की हेल्प से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा थॉट जो है वो सही है. क्या पार्टिकल एक लकड़ी के गट्ठे की तरह है या फिर ये छोटे छोटे रेत के दानों की तरह है. तो उस एक एक्टिविटी की हेल्प से इसको जानने की कोशिश करते हैं. एक्टिविटी है टेक 100 ml beaker, fill half the beaker with the water and mark the level of water. Dissolve some sugar with the help of a glass rod. Observe any change in the water level. What do you think has happened to the salt? Where does it appears? Does the level of the water rising? हमें क्या बोला गया है? हमें एक बीकर लेना है 100 ml का, उसमें उसे जो है वो हाफ हमने पानी डाल के भर लेना है. उसके बाद हमें क्या करना है, जो वाटर लेवल जो भी हमारा बीकर के अंदर था उसको मार्क कर लेना ताकि हमें ये पता लगे कि हाँ हमने पानी कहाँ तक लिया था. उसके बाद हमने उसमें कोई सोल्ट या फिर शुगर जो है वो डिज़ोल्व करनी है. उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि शुगर कहाँ गई. शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी उसके बाद, और हमें ये चेक करना है कि क्या वाटर लेवल जो हमने मार्क किया था अब पानी उस लेवल से थोड़ा ऊपर चल गया है, कम हो गया या क्या हुआ है. In order to answer these questions, we need to use the idea that the matter is made up of the particle. In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. What was in the spoon, salt or the sugar, has now spread throughout the water. This is illustration. तो हमने जो भी डिज़ोल्व किया था वो सारा का सारा जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो. जब हम सॉल्ट या शुगर को पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो सॉल्ट या शुगर है वो पूरी तरह से पानी में डिज़ोल्व हो जाती है. लेकिन जब हम वाटर लेवल को चेक करते हैं तो वाटर लेवल जो है वो बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं होता. वो वाटर लेवल अगर यहाँ पे था तो वो यहीं पे रहेगा, वो बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होता, उसका लेवल बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहता है. जिससे हमें ये देखने को मिलता है कि जो शुगर है वो कहाँ गई होगी. जो वाटर के मोलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच कुछ ना कुछ स्पेस रही होगी, और उस स्पेस के अंदर जो है वो शुगर या फिर सोल्ट जो भी हमने डिज़ोल्व किया वो उस जगह के अंदर चला गया होगा. अदरवाइज आप सोचो
कि अगर पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती तो जब हमने उसके अंदर शुगर को डिज़ोल्व किया, शुगर को या फिर सॉल्ट को डिज़ोल्व किया, तो क्योंकि अब हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा डाल रहे हैं तो उसकी जगह जो है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए थी, तो पानी के लेवल को ऊपर उठना चाहिए था, लेकिन पानी का लेवल ऊपर नहीं उठता है। जिससे हमें क्या पता लगता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ जगह खाली पड़ी हुई है और उस खाली जगह में वो शुगर या फिर सोल्ट चला गया जो हमने डिज़ोल्व किया। इसी कारण जो है वो उसका वाटर लेवल जो है वो ऊपर नहीं उठा, क्योंकि उनके बीच में छोटी छोटी जगह थी। उस छोटी छोटी जगह में जो है वो शुगर या फिर सोल्ट पार्टिकल जो है वो जाके एडजस्ट हो गए, जिसके कारण ओवरऑल पानी का लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं होता। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगता है, इस एक्टिविटी से एक तो हमें ये पता लगता है कि जो मैटर है वो हमारा पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, और दूसरा हमें ये भी पता लगता है कि उस मैटर के पार्टिकल्स आपस में बिल्कुल टाइटली बाउंड नहीं है, उनके बीच में थोड़ी बहुत ही स्पेस है, वो आपस में एक दूसरे से थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हैं। तो ये दो बातें हमें इस एक्टिविटी से पता चलती हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, हमने सबसे पहले एक 100 ml बीकर ले लेना है। इस बीकर में हमने 2 to 3 क्रिस्टल्स, ये हमने प्योर पानी लिया है, प्योर वाटर है, ये प्योर वाटर है, बिल्कुल भी इसमें और कुछ भी नहीं है। प्योर वाटर के अंदर हमने 2 से 3 क्रिस्टल्स जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट के डिजोल्व करके ये वाला सोल्यूशन बन गया। अब मान लो कि ए सोल्यूशन हमारे पास बन गया। अब हमने क्या करना है, इस ए सोल्यूशन में से ए बीकर जो हमने बनाया है, इस बीकर में से 10 ml जो है वो बाहर निकाल लेना है सॉल्यूशन। हमने क्या किया, इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब डाली जो कि 10 ml की थी, उसमें से जो है वो 10 ml जो है हमने बाहर निकाल लिया सॉल्यूशन। अब हमने एक नया बीकर लेना है और उसमें 90 ml पानी डाल लेना है। नया बीकर लेना है बिल्कुल खाली, और उसमें जो है वो 90 ml पानी डाल लेना है, और 10 ml जो हमने ये ट्यूब डाली थी, टेस्ट ट्यूब निकाली थी, वो इसमें डाल देना है। तो ये 90 + 10 फिर से 100 ml बन जाएगा नया वाला। मीन्स कि कौन से वाला, जो ये वाला सोल्यूशन है ये फिर से 100 ml का बन जाएगा, क्योंकि हमने ये इस सोल्यूशन में से 10 ml निकाल के इसमें डाल दिया। अब इसमें से फिर से जो है वो हमने 10 ml निकालना है और फिर से एक नए बीकर में डाल के फिर से उसे 100 ml बनाना है। फिर उसमें से फिर से जो है वो 10 ml निकालना है और फिर से एक नए बीकर में जो है वो उसे डिज़ोल्व कर देना। आप इसको एक सिंपल मेथड से समझो कि आपने एक गिलास लिया और उस गिलास में थोड़ी सी शुगर जो है वो आपने डिज़ोल्व कर ली। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एक गिलास लिया, उसमें मान लो कि आपने 1 चम्मच जो है वो चीनी डिज़ोल्व कर ली। अब वो पानी मीठा हो गया। अब क्या करो, उसका आधा पानी, जो गिलास आपने मीठा पानी बनाया है उसका आधा पानी जो है आप ले लो और उसे किसी दूसरे गिलास में डालो। आधा वो मीठा पानी और आधा आप उसमें नया पानी डाल दो। अब वो नया गिलास बनेगा वो उसका पानी भी मीठा होगा। अब क्या करो, आप उस नए गिलास का फिर से आधा ले लो और आधे को फिर से जो है वो नया गिलास लो और उसमें आधा मीठा पानी और आधा फिर से नया पानी ले लो। फिर उस नए गिलास में से फिर से आधा गिलास पानी निकाल लो और उसको फिर से एक नए आधे गिलास में डालो और उसमें आधा पानी डाल लो। तो ऐसा करते जाना, लगातार 5 से 6 बार करना। तो ऐसा करते टाइम आप क्या देखोगे, जब आप मीठे की केस में चल रहे हो तो जो आपका बिल्कुल फर्स्ट वाला गिलास था जो आपने बनाया था, जिसमें आपने 1 चम्मच चीनी डाली थी, वो ज़्यादा मीठा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप नए गिलास लेते जा रहे हो, मीन्स कि ये नया गिलास नया सोल्यूशन बनाते रहते हो, तो हर बार जो है वो मीठे की क्वांटिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जो आपका लास्ट वाला होगा, मान लो कि आपने 7वीं 8वीं बार जो किया होगा उसमें जो है मिठास काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो मीठा होना बंद हो जाएगा। तो यही यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज अस दैट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन चेंज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट द 100,000 लीटर। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो हमने थोड़े से क्रिस्टल लिए थे, 2 या 3 क्रिस्टल ही लिए थे पोटेशियम परमैंगनेट के, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है पिंक कलर का। वो आगे जब हम उसको डिसॉल्व करेंगे तो सारे सॉल्यूशंस का कलर जो है वो चेंज होता रहेगा। लेकिन जो पहले वाला होगा वो थोड़ा डार्क होगा, उसके बाद वो कलर जो है वो फीका पड़ता जाएगा। जैसे कि शुगर के केस में पहले वाला गिलास ज़्यादा मीठा होगा, आगे आगे वाले जो है वो थोड़े कम मीठे होते चले जाएंगे। आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे तो वो पानी कम मीठा होता चला जाएगा, लेकिन मीठा तो थोड़ा बहुत तो होगा।
तो इस एक्सपेरिमेंट में जब हम पोटाशियम परमैंगनेट डालेंगे तो उसका जो कलर है वो चेंज होता रहेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये पता लगा सकते हैं कि सिर्फ 2 या 3 क्रिस्टल्स हमने पोटाशियम परमैंगनेट लिए था, उसने काफ़ी सारे पानी का जो कलर है वो चेंज कर दिया। अगर हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 बीकर लिए तो उसने 500 ml ऑलमोस्ट जो है वो आधा लीटर पानी का जो कलर है वो चेंज कर दिया। अगर ऐसी मैंने 4 गिलास पानी बनाया मीठा गिलास, तो उसने अगर एक गिलास में 500 लीटर आया या 300 लीटर आया या 100 लीटर आया 100 ml आया, तो उसने 300 से 400 मिलीलीटर जो पानी है उसका कलर जो है वो उसका जो टेस्ट है वो मीठा कर दिया। हमने डाला 1 चम्मच था लेकिन उसने काफ़ी सारे पानी को मीठा बना दिया। So we conclude that there must be million of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक छोटे से पार्टिकल के अंदर, एक छोटे से क्रिस्टल के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, जिन्होंने आगे अपने आप को छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करना शुरू कर दिया। जब हम उनको आगे आगे फर्दर डिसोल्व कर रहे थे तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो आगे आगे और छोटे होते गए और डिवाइड करते रहे अपने आप को, जिसके कारण उनका साइज धीरे धीरे काफ़ी छोटा होता गया। अल्टीमेटली अ स्टेज इज रिच्ड व्हेन द पार्टिकल्स कैन नॉट डिवाइड फर्दर इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। और एंड में एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पे पार्टिकल अब अपने आप को और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे और अब जो है वो उसका सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होगा। जैसे पहले वाला ज़्यादा कलर जो डार्क होगा, धीरे धीरे उसका कलर लाइट होता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि कलर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अगर आप मीठे पानी की बात करो तो पहले वाला गिलास ज़्यादा मीठा था, धीरे धीरे आगे वाले गिलास जो है वो कम मीठे होते चले जाएंगे और एंड में जाके एक गिलास ऐसा भी आएगा जिसमें मिठास बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो वो कब आएगा? जब आपके जो पार्टिकल्स हैं वो खुद इतने छोटे हो जाएंगे कि वो अब आपको और ज़्यादा आगे डिवाइड नहीं हो सकते। वो उनका बस लास्ट स्टेज थी जहाँ तक वो डिवाइड हो सकते थे, अब उससे आगे वो डिवाइड नहीं हो सकेंगे। तो वो बस वहाँ तक ही डिवाइड हो सकते थे, उससे आगे वो डिवाइड नहीं हो पाएंगे। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग द 2 मिलीलीटर ऑफ डेटोल इंस्टेड ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। इसको आप डेटोल से भी कर सकते हो। आप डेटोल की बूंदे पानी में डालो तो उससे पानी का कलर चेंज हो जाता है और उसको फिर आगे आगे मल्टीप्लाई करते रहना और देखना कि वो काफ़ी सारे पानी का कलर जो है वो चेंज कर पाएगी। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगा? इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगा कि भले हमें एक शुगर का दाना देखने में एक बहुत छोटा लग रहा हो, लेकिन शुगर के दाने के अंदर भी छोटे छोटे शुगर के पार्टिकल्स होंगे जो हम इमेजिन भी नहीं कर पाते कि वो इतना छोटा दाना पॉसिबल भी होगा। अगर हम उसको तोड़ भी देना, अगर हम उस दाने को मारें किसी चीज़ से पीट के उसको तोड़ के उसका चूरा बना ले, तो जो उसमें चूरा बनेगा ना, छोटे छोटे दाने बनेंगे, वो भी आगे छोटा हो सकेगा। तो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हम उनको इमेजिन नहीं कर सकते, वो हमारी इमेजिनेशन से भी दूर की बात है। वो काफ़ी छोटे होते हैं साइज में। अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको इसका एक एग्जैक्ट नंबर भी पता लगेगा कि एक जो एटम होता है उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि अरबों खरबों में होते हैं। एक एटम के अंदर अरबों खरबों में पार्टिकल्स होते हैं। मैं अभी आपको वो नंबर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको एक एग्जैक्ट नंबर मिलेगा कि हाँ, एक एटम के अंदर इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगा कि जो एटम में पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि हम उनके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स के जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? करैक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनके क्या क्या गुण हैं। फर्स्ट है हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी मैटर्स हैं, उनके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। जैसा कि हमने एक्टिविटी नंबर 1 में देखा भी था कि सभी मैटर के पार्टिकल्स के अंदर जो है वो स्पेस प्रेजेंट होती है। अब उस स्पेस के अकॉर्डिंग हम मैटर को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। In activity 1.1 and 1.2, we saw that particle of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got even distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade,
particle of one type of matter get into the space between the particles of the other। जब भी हम घर में चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक चीज़ के पार्टिकल्स दूसरे चीज़ के पार्टिकल्स के बीच की जगह जो होती है उसके बीच में ऑक्यूपाई हो जाते हैं। अब आप इमेजिन करो कि हमने एक गिलास पानी लिया था और उसमें शुगर डिज़ोल्व किया। अब पूरा का पूरा पानी जो होता है वो एक जैसा ही मीठा होता है, ऐसा नहीं होता है वो कहीं से ज़्यादा मीठा या कहीं से कम मीठा। ये पानी पूरा का पूरा पानी जो होता है वो एक जैसा मीठा हो जाता है अगर हमने उसे अच्छे से मिक्स किया। इसका रीज़न ये है कि पानी के मोलिक्यूल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस है और उस स्पेस में जाके जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। दिस शोज दैट देयर इज अनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिससे हमें ये पता लगता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो एक जगह पे रुके रहते हैं, वो हमेशा जो है वो मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, वो कभी भी जो है वो एक जगह पे बंधे नहीं रहते। हो सकता है कि वो मूवमेंट थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो अकॉर्डिंग टू द मैटर ऑफ नेचर। मैटर के नेचर के बेस पे हो सकता है कि वो जो मूवमेंट है थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है, उनमें थोड़ी बहुत ही रुकावट हो सकती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल स्टेडी हैं, बिल्कुल रुके हुए हैं, बिल्कुल रेस्ट में हैं, तो हमारा ये कहना बिल्कुल गलत होगा। इवन अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल बंधे नहीं होते। हम ये कहते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के केस में वो ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। मीन्स कि दूसरे लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा पास होते हैं और वो एक दूसरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंधे भी होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूव नहीं कर पाते। पार्टिकल्स सभी मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे मूव करते हैं। पार्टिकल्स जो है वो लगातार मूव करते रहते हैं। इसको हम एक्टिविटीज़ की हेल्प से देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स पढ़ रहे हैं। हम इस पे 2 वीडियोस बना चुके हैं। उस वीडियो में हमने जो है वो पहले तो इंट्रोडक्शन की थी कि इंट्रोडक्शन क्या होती है मैटर, फिर उसके बारे में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि उसके बीच में उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। तो ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो कोई भी मैटर है उसके जो पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कुछ मैटर्स में जो अट्रैक्शंस होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और कुछ में जो होती है वो वीक होती है। इन्हीं अट्रैक्शन के बेसिस पे जो है वो हम मैटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। तो पार्टिकल के मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते रहते हैं। वो अट्रैक्शंस कम या ज़्यादा हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी है 1.6 जिसके थ्रू हम समझेंगे कि अट्रैक्शंस कैसी होती है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। इसमें हमें जो है इस एक्टिविटी में हमें बोला गया कि हमें 3-4 ग्रुप्स बनाने हैं जिसमें मिनिमम जो है वो 4 या 5 लोग होने चाहिए, पर हर एक ग्रुप के अंदर 4 से 5 लोग हो। हमें क्या करना है, हर जो ग्रुप बनेगा उसमें एक दूसरे को होल्ड करना है। फर्स्ट जो ग्रुप बनेगा वो ऐसे जैसे पिक्चर में बना हुआ है, एक दूसरे को कमर से पकड़ेंगे और हाथों को जो है वो एक दूसरे के बीच में जो है वो क्रॉस करेंगे और उनको एक दूसरे को कमर से पकड़ेंगे। एक ग्रुप ऐसा बनेगा। दूसरा ग्रुप ऐसा होगा कि बस जो हाथ पकड़ के खड़े होंगे, जो भी उसमें मेंबर्स होंगे वो 5 मेंबर्स एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक लाइन बना के खड़े हो जाएंगे। और जो थर्ड ग्रुप होगा उसमें जो मेंबर्स होंगे वो हाथ पकड़ेंगे नहीं, बस हाथों को एक दूसरे के हाथों को टच करेंगे, होल्ड नहीं करेंगे हाथों को। एक तो होता है कि हाथ को पकड़ के खड़े होना, एक होता है बस हाथों को टच करके खड़े होना। तो थर्ड ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे वो एक दूसरे के हाथ को टच करेंगे लेकिन उनको होल्ड नहीं करेंगे, टच करके खड़े हो जाएंगे लाइन बना के। तो बाद में अब क्या करना है, जब ऐसे 3 ग्रुप्स बन गए अब हमें उन सभी तीनों ग्रुप को ऐसे कहना है कि वो एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करें।
जो मेंबर्स एक दूसरे के साथ खड़े हैं, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में ऐसे एक दूसरे को होल्ड, कमर से होल्ड करके खड़े हैं, सेकंड ग्रुप में एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं, और थर्ड ग्रुप में जस्ट उनको टच करके खड़े हैं, एक दूसरे के हाथों को उन्होंने टच किया हुआ। अगर हम बोलें कि हर ग्रुप को बोलें कि वो अब अलग अलग हो जाए, तो जो थर्ड वाला ग्रुप होगा जिसमें पर्सन्स ने सिर्फ एक दूसरे के हाथों को टच किया हुआ है, तो वो ग्रुप काफ़ी जल्दी एक दूसरे से अलग हो पाएगा, क्योंकि उनका बस आपस में कॉन्टैक्ट या कोई फोर्स नहीं है, मीन्स उनके बीच में कोई होल्डिंग नहीं है जो उनको रोके। वो जैसे ही एक दूर जाएंगे तो उस आसानी से वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। लेकिन जो सेकंड वाला ग्रुप होगा, उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, तो उनके लिए जो है वो एक हाथ छुड़वाना जो है थोड़ा मुश्किल होगा। पहले वो हाथ छुड़वाएंगे, उसके बाद वहाँ से मूव करेंगे। जब तक वो हाथ छूटेगा नहीं तब तक जो है वो वहाँ से हिल नहीं सकते। लेकिन जो थर्ड वाला ग्रुप होगा उनको और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि उनको कमर से पकड़ा हुआ और जो बाजू हैं वो भी क्रॉस हुई हुई हैं, तो उनको जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी अलग होने के लिए। तो ऐसे ही हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, वो भी ऐसे ही होते हैं। कुछ पार्टिकल्स बहुत एक दूसरे के क्लोज पैक होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगली बंधे होते हैं, उनको हम टाइटली पैकिंग भी बोलते हैं। और कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिनमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें काफ़ी लूज होते हैं, वो एक दूसरे से दूर जाने के लिए काफ़ी इजीली जो है वो मूव कर पाते हैं। तो इस एक्टिविटी में हमें यही समझना है। लास्ट में इसमें जो क्वेश्चन है वो है कि विच ग्रुप वाज इजीएस्ट टू ब्रेक एंड वाई। तो कौन सा ग्रुप जो इजीएस्ट होगा, वो वाला ग्रुप इजीएस्ट होगा जिसमें सिर्फ उन्होंने एक दूसरे के हैंड को टच किया है। उसका रीज़न ये होगा कि क्योंकि वहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, वहाँ पे कोई होल्डिंग का फोर्स नहीं है, किसी ने एक दूसरे को पकड़ा नहीं हुआ, जिसके कारण वो आसानी से एक दूसरे से अलग हो पाएंगे। Next, if we consider each student as a particle of matter, then in which group the particle held each other with the maximum force। तो अब उन्होंने बोला कि अगर हम इन ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स को हम ये मान लें कि वो पार्टिकल्स हैं मैटर के अंदर, तो अब ऐसा कौन सा ग्रुप होगा जिसके अंदर ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स होगा, मीन्स कि जिनको अलग होने में सबसे ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टी होगी, ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो वो वाला कौन सा ग्रुप होगा? फर्स्ट वाला ग्रुप होगा जिन्होंने एक दूसरे को कमर से होल्ड किया हुआ था, बाजुएं क्रॉस की हुई थी। तो वो वाला जो ग्रुप होगा उसके अंदर जो फोर्स होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि वहाँ पे होल्डिंग्स ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा होल्डिंग्स होंगी, जितनी ज़्यादा जगह से वहाँ पे पकड़ा होगा, उतना ही उनको एक दूसरे को छुड़वाना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.7 है हमारे पास। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चाक एंड अ रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और द स्ट्रेचिंग। In which of the above these substances do you think the particles are held together with the greater forces? हमें क्या लेना है? हमें एक कील लेनी है लोहे की, एक पीस हमें चौक का लेना है और एक रबर बैंड लेना है। उसको फिर हमें तोड़ने की कोशिश करनी है। कील पे हम हथौड़ी मारेंगे, चौक को हम काट के तोड़ सकते हैं, रबर बैंड को हम खींच के तोड़ सकते हैं। आप अब ये सोचो कि किस में सबसे ज़्यादा फोर्स होगा। उसमें सबसे ज़्यादा फोर्स होगा जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। अब चौक को तोड़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप उसको थोड़ा सा प्रेशराइज करोगे, थोड़ा सा उस पर जोर लगाओगे तो वो चूरा चूरा हो जाएगा। इससे हमें ये पता लगेगा कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े तो हुए हैं। अगर जुड़े ना होते तो पहले वो चौक की शेप में ना होता, लेकिन वो इतने भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं जुड़े हुए थे कि उनको अलग ही ना किया जा सके। हम उस पर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे, वो टूट जाएगा, उसके सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, वो चूरा बन जाएगा। तो चौक को तोड़ना आसान होगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है वो टाइटली बाउंड नहीं है। और इसी तरह हमारा रबर बैंड जो होगा उसको भी आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन जो हमारी कील होगी उसको तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड होंगे और उसको तोड़ पाना जो है वो काफ़ी मुश्किल होगा। तो हमारा सबसे ज़्यादा फोर्स किस में होगा? तो हमारा सबसे ज़्यादा फोर्स जो आयरन नेल में होगा, उसके पार्टिकल सबसे ज़्यादा एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली बाउंड होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी 1.8। ओपन अ टैप वाटर, ट्राइंग ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ द वाटर? What could be the reason behind the stream of water remaining together? अगर आप ये एक्टिविटी घर पे आपने की भी होगी, अगर नहीं की है तो करके देखना। एक पानी की टैप ओपन करो, पानी की टूटी खोलो। आप जब उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा तो आप उस पानी के बीच में अपनी उंगली डालो
आप देखोगे कि जहाँ आपकी उंगली होगी वहाँ से तो पानी जो है वो सेपरेट हो जाएगा, आपकी उंगली के दोनों तरफ से पानी निकलना शुरू होगा, लेकिन जैसे आपकी उंगली को क्रॉस कर लेगा पानी नीचे जाके फिर से जुड़ जाएगा। जितनी जगह पे आपकी उंगली होगी उतनी जगह पे तो पानी जो है वो दो स्ट्रीम में बहेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आपकी फिंगर क्रॉस हो जाएगी तो उसके बाद जो पानी नीचे फिर से जो है वो आपस में जुड़ जाएगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, जिसके कारण जैसे ही हमारी फिंगर क्रॉस होगी वो दोनों आपस में फिर से मिल जाएंगे। तो पार्टिकल्स जो है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण जब आप पानी के बीच में ये फिंगर डालोगे तो जैसे ही पानी आपकी फिंगर को क्रॉस करेगा तो पानी की दो स्ट्रीम्स बनेंगी, वो आपस में मिल जाती हैं। वो इसीलिए मिल जाते हैं क्योंकि पार्टिकल्स पानी को एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण वो फिर से एक सिंगल धारा बन जाती है, सिंगल स्ट्रीम बन जाती है। आप ऐसा करके देख सकते हो। In the above activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that the particles of the matter have force acting between them। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स होता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। यही फोर्स जो है वो सभी पार्टिकल्स को एक दूसरे में बांध के रखता है, एक दूसरे के साथ बना के रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। और ये जो फोर्सेस की स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट हो सकती है, किसी मैटर में वो ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, हमें बताना है कि कौन सी मैटर है। चेयर एक मैटर है, एयर एक मैटर है, लव जो है वो एक फीलिंग है, वो एक मैटर नहीं है, हेट भी एक फीलिंग है, अलमंड जो है वो मैटर है, थॉट विचार होते हैं वो भी जो है वो हमारे मैटर में नहीं आएंगी, ठंडा जो है वो एक सेंसेशन है तो वो भी नहीं आएगा, कोल्ड ड्रिंक जो है वो एक मैटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम वो भी एक सेंसेशन है, वो भी मैटर नहीं है। गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from the cold food you have to go closer। तो हमें बोला गया कि अगर कोई गरम खाना बन रहा हो तो उसकी स्मेल जो है वो हमारे पास जो है वो काफ़ी दूर तक चली जाती है। अगर हम दूर भी हों उससे तो भी हमारे तक स्मेल आ जाती है, लेकिन अगर ठंडा खाना हो तो उसकी स्मेल हमारे पास नहीं आती है। तो उसका रीज़न हमें बताना। तो इसका रीज़न हमने देखा था कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, वो लगातार मूव करते रहते हैं। और हमने ये भी जाना था कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतना ज़्यादा उनमें काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है और उतना ज़्यादा स्पीड से वो मूव करते हैं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम करेंगे उतनी ज़्यादा उनके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतना वो ज़्यादा मूव कर पाएंगे। अब अगर कोई खाना गर्म है तो गर्म होने के कारण उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो है वो हमारा पार्टिकल्स जो है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और वो ज़्यादा दूर तक जो है वो स्मेल जा पाएगी। नेक्स्ट है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो जो ड्राइवर है वो पानी में जो है वो कट डाल देता है जब वो स्विमिंग पूल में तैरता है, तो ये जो है वो अट्रैक्शन के कारण होती है, पार्टिकल्स के बीच की जो अट्रैक्शन है उसके कारण ये होता है। वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो उनकी सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स तो ये है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप होता है, उनके बीच में स्पेस एग्जिस्ट करती है। सेकंड, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो लगातार मूव करते रहते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, वो एक जगह पे रुके नहीं होते, कॉन्टिन्यूस मूव करते रहते हैं। थर्ड, उनकी प्रॉपर्टी ये है कि वो साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं, उनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। फोर्थ ये है कि उनका जो उनके मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। नेक्स्ट अब हमारे पास है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मैटर की जो 3 स्टेट्स होती हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, ये हम जो है वो पार्टिकल के बीच की जो अट्रैक्शंस होती हैं उनके बेसिस पे जो है हम इसको डिवाइड करते हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स,
we can see that the matter around us exist in the three different states solid liquid and gas। अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को देखें तो हम ये देख पाते हैं कि जो मैटर है वो तीन स्टेट्स में जो है वो एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। these states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particle of the matter। ये स्टेट्स इसीलिए बनती है क्योंकि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें थोड़ी बहुत ही वेरिएशंस होती हैं, उन वेरिएशंस के कारण ही जो है ये तीन स्टेट्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। Now let us study about the properties of these states, three states of matter in the detail। सबसे पहले हम पढ़ेंगे the solid state। अब सॉलिड स्टेट क्या है, आपने जब आप छोटे थे तो आपने सॉलिड की एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि सॉलिड चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, जिनका मास होता है और जिनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनका एक डेफिनेट मास होता है, वो एक शेप उनकी पक्की फिक्स शेप होती है, उनकी शेप कभी चेंज नहीं होती है और वो जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। एक्टिविटी 1.9 में हमारे पास है कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ थ्रेड। हमें जो है वो कुछ आर्टिकल्स जो है वो कलेक्ट करने। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड द। अब हमें क्या करना है, जो भी हमने आर्टिकल्स कलेक्ट किए हैं उन सभी आर्टिकल्स की जो है वो हमें अपनी नोटबुक में शेप बनाने की कोशिश करनी है, उनके अराउंड जो है वो पेंसिल को चला के। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या सभी जो भी हमने आर्टिकल्स लिए सभी के पास डेफिनेट शेप है? हाँ जी, सभी के पास डेफिनेट शेप होगी। आपने पेन लिया तो उसकी शेप भी वैसी, ऐसा नहीं है कि आपने आज पेन लिया था तो वो सीधा था, सुबह आप देखोगी तो वो राउंड हो गया या उसकी शेप किसी और तरह की होगी, ऐसा नहीं होता। जो भी सॉलिड्स हैं उनकी शेप जो है वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, उनकी बाउंड्रीज होती हैं और उनका जो है वो फिक्स वॉल्यूम भी रहता है, उन्होंने फिक्स जगह को घेरना है। व्हाट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। क्या होगा अगर हम उनको हैमर करेंगे, पुल करेंगे या ड्रॉप करेंगे तो इससे जो है वो टूट सकते हैं, उन पे अलग अलग जो है अलग अलग इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। क्या ये एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकते हैं? डिफ्यूज होने का मतलब होता है मिल जाना। क्या हम इन चीज़ों को आपस में डिफ्यूज कर सकते हैं? ट्राई कंपैरिजन दैम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस दैम। हमें क्या करना है, उनको कंप्रेस करने की कोशिश करनी है। किसी भी आप पेंसिल ले लो, पेन ले लो, उस पर फोर्स लगाओ, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करो और देखो कि क्या आप उसको कंप्रेस कर पा रहे हो। तो आप नहीं कर पाओगे। आप कोई भी लकड़ी ले लो, फोन ले लो, आप कोई भी सॉलिड चीज ले लो, उसको दबाने की कोशिश करो तो वो दबेगी नहीं। कोई सॉलिड स्टेट दबती नहीं है, वो कंप्रेस नहीं होती। आप उस पर जितना मर्जी फोर्स अप्लाई करो वो कंप्रेस नहीं होती है। All the above are the examples of the solid. We can observe that all these have a definite shape, distinct boundary and the fixed volume। तो ये सभी सॉलिड्स हैं और हमें पता है कि सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होते हैं। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स, उनकी शेप जो है वो हमेशा फिक्स रहती है, ऐसा नहीं कि उनकी शेप चेंज हो जाए। उनकी बाउंड्रीज होती हैं फिक्स और उनका फिक्स वॉल्यूम होता है। दैट इज हैव द अनएलिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ये बिल्कुल ना के बराबर होती है, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कुछ एक आधे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन वो भी बहुत कम होता है, नेलिजिबल ही होता है। इसीलिए हम ये कह ही सकते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उनको हम दबा नहीं सकते हैं। कंप्रेस का मतलब होता है दबाना। आप कोई भी सॉलिड चीज़ उठा के देख लो, उसको दबाने की कोशिश करो, आप उसको कंप्रेस नहीं कर पाओगे। आप लकड़ी की कोई भी चीज़ ले लो, उससे दबाने की कोशिश करो, आप उसको कंप्रेस नहीं कर पाओगे। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। तो सॉलिड के पास टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप को रिटेन कर पाते हैं, मेंटेन करके रख पाते हैं जब हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। आप कोई भी सॉलिड चीज़ लो, उस पर फोर्स लगाना शुरू करो तो वो कोशिश करेगी कि वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखे, अपनी शेप को वैसे ही बना के रखे। ये हो सकता है कि अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन वो अपनी शेप नहीं बदलेगी, वो टूट ज़रूर सकती है
लेकिन वो अपनी शेप नहीं बदलेगी। तो सॉलिड्स के पास ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो कोशिश करती हैं कि वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखें। सॉलिड में ब्रेक अंडर द फोर्स बट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर द रिजिड। तो सॉलिड्स पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम उन पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये पॉसिबल है कि वो टूट सकती हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी शेप बदल दें। तो सॉलिड्स कभी भी अपनी शेप नहीं बदलती। अगर हम उन पे एक्सेस फोर्स अप्लाई कर देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स लगा देंगे, तो हो सकता है कि वो टूट जाएंगी, लेकिन वो शेप नहीं बदलेंगी। इसीलिए हम उनको रिजिड बोलते हैं। रिजिड का मतलब होता है कि अपनी शेप में हमेशा फिक्स रहना। रिजिड का मतलब अपनी जगह पे ही रहना, जैसा है वैसा ही रहना, उनको हम रिजिड बोलते हैं। Consider the following. What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it a solid? आप एक रबर बैंड के बारे में इमेजिन करो। अगर आप उसको स्ट्रेच करोगे तो वो अपनी शेप को बदल देता है। रबर बैंड को खींचेंगे तो उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। क्या फिर भी इसको सॉलिड बोलेंगे? हाँ, इसको सॉलिड बोला जा सकता है। रबर जो है वो सॉलिड है। जब हम इस पर शेप अप्लाई करते हैं तो जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स के कारण ये जो है वो अपनी शेप को चेंज कर देता है। लेकिन जैसे हम इसमें से फोर्स लगाना बंद करते हैं तो ये वापस जो है वो अपनी शेप को गेन कर भी लेता है। व्हाट अबाउट द शुगर एंड द सॉल्ट व्हेन kept in a different jar takes the shape of the jar, are they solid? बोल रहे हैं कि क्या शुगर और सॉल्ट, जिनको अगर हम किसी जार में रखते हैं तो उसी जार की शेप को अटेन कर लेते हैं, क्या उनको सॉलिड बोलेंगे? हाँ, तो वो भी सॉलिड हैं। क्योंकि अगर हम सिंगल शुगर के दाने की बात करें या सिंगल सॉल्ट के दाने की बात करें तो उनकी शेप तो फिक्स है, उनकी शेप तो नहीं चेंज हुई। ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने गोल जार में जो है वो शुगर डाल दिया तो शुगर के जितने दाने थे वो सारे गोल हो गए हों, ऐसा नहीं है। शुगर के दानों की शेप वैसी रहेगी, लेकिन ओवरऑल जो काफ़ी सारे दाने हमने जार के अंदर डाले थे उनकी शेप चेंज हुई है। लेकिन सिंगल पार्टिकल या सिंगल अगर एक दाने की बात करें तो उसकी शेप अभी भी फिक्स है, तो उसको हम सॉलिड बोलेंगे। उसके बाद है व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज? इज इट अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट? तो स्पॉन्ज जो है वो भी एक सॉलिड है। उसको हम इसीलिए कंप्रेस कर पाते हैं क्योंकि उसमें जो है वो होल्स काफ़ी होते हैं जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है, जिसके कारण उसको कंप्रेस करना आसान हो जाता है। लेकिन वो अभी भी सॉलिड की तरह होती है, वो सॉलिड ही होती है स्पंज। तो यही बातें यहाँ नीचे लिखी भी हुई है। ऑल द अबव आर सॉलिड्स एज द रबर बैंड चेंज शेप अंडर द फोर्स एंड रिगेन द शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। इफ द एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। तो रबर बैंड पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो अपनी शेप चेंज कर देता है। जैसे हम फोर्स को रिलीज करते हैं, फोर्स देना बंद कर देता है, तो वो फिर से अपनी वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता है। अगर हम उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट भी सकता है। द शेप ऑफ द ईच इंडिविजुअल शुगर और द सोल्ट क्रिस्टल रिमेन द फिक्स। जो हर शुगर के दाने की या फिर सोल्ट के दाने की जो शेप है वो हमेशा फिक्स रहती है। वट एवर इट इज़ टेक इन टू अवर हैंड, अगर हम इसको अपने हाथ में रखेंगे या फिर किसी भी चीज़ में रखें तो इसकी शेप जो है वो हमेशा सेम रहती है। इसी कारण इसको हम सॉलिड बोलेंगे। स्पंज में जो है वो होल्स होते हैं, उनमें एयर ट्रैप हो जाती है। जब हम उसको प्रेस करते हैं तो एयर जो है वो एक्सपेल आउट होती है, एयर बाहर आ जाती है, जिसके कारण हम उसको आसानी से जो है वो कंप्रेस कर पाते हैं। तो ये हमारी होगी सॉलिड स्टेट। लिक्विड स्टेट के बारे में हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो अच्छे से सब चैप्टर जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वारी हो तो आप कमेंट में सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम इसमें अब तक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, मैटर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। उसके साथ साथ हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना शुरू कर चुके हैं। उसमें हमने जो है वो सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियोस देखिएगा, फिर इसको कंटिन्यू करना। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लिक्विड स्टेट। तो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ा हुआ, जो छोटी क्लासों में हमें जो है वो लिक्विड स्टेट की डेफिनेशन दी जाती थी कि लिक्विड होता है उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। आप उसको जिस कंटेनर में डालते हो वो उसी कंटेनर की जो है वो शेप को अटेन कर लेती है। तो वो जो लिक्विड्स होते हैं उनके पास डेफिनेट
वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम फिक्स रहेगा 1 लीटर 2 लीटर। जैसे अगर हम दूध की बात करें, 1 लीटर दूध 2 लीटर दूध, लेकिन उसकी क्वांटिटी है हमारे पास, लेकिन उसकी कोई शेप नहीं है। जब वो पैकेट में था वो तो वो पैकेट की शेप में होगा, आप उसको किसी बर्तन में डाल दोगे तो वो उस बर्तन की शेप ले लेगा, आप उसको जग में डाल दोगे तो वो जग की शेप ले लेगा। तो लिक्विड जो होती है उनका डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है, लेकिन उनका जो उनके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होते। उनके जो मोलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से टाइटली बाउंड नहीं होते, एक दूसरे से टाइटली बंधे नहीं होते, वो एक आसानी से मूव कर पाते हैं, जिसके कारण इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे। कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक, containers of different shapes. Put a 50 ml mark on these containers using a measuring cylinder from the laboratory. हमें क्या करना है, हमें डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स लेने, वाटर हो गया, तेल हो गया, जूस हो गया, दूध हो गया, कोल्ड ड्रिंक होगी। फिर हमें अलग अलग शेप के जो है वो बर्तन लेने, कंटेनर्स लेने, और उनमें जो है 50 ml का जो है वो हमें मार्क लगा देना। वट विल हैपन इफ दिस लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर? क्या होगा कि अगर ये लिक्विड, इनमें से कोई लिक्विड अगर हम उसे जमीन पे गिरा दो तो क्या होगा? तो ये जमीन पे बहना शुरू कर देंगे, इनकी कोई शेप नहीं बनेगी, वो जहाँ तक हो सकेगा वहाँ दूर तक जो है ये फैल जाएंगी। Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different container one by one. Does the volume remain the same? आप 50 ml जो है वो लिक्विड ले लो और उसको बार बार जो है वो अलग अलग कंटेनर्स में डालो। क्या आप ये देखोगे कि उसके वॉल्यूम में कुछ चेंज हुआ है? नहीं, उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहेगा, उसका वॉल्यूम 50 ml ही रहेगा, लेकिन उसकी शेप जो है जब भी आप उसे जिस भी कंटेनर में डालोगे उसकी शेप वैसी हो जाएगी। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? नो, शेप ऑफ द लिक्विड विल नॉट रिमेन द सेम, क्योंकि उसके पास कोई डेफिनेट शेप होती ही नहीं है। हम जिस कंटेनर में डालेंगे उसकी शेप जो है वो अचीव कर लेगी। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजीली? क्या जब आप उसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल रहे हैं तो क्या वो इजीली फ्लो कर रही है? मीन फ्लो का मतलब होता है बहना। We observe that the liquid have no fixed shape but have a fixed volume. हम ये देखेंगे कि जो लिक्विड्स होते हैं उनका कोई फिक्स शेप नहीं होती है, लेकिन उनका जो फिक्स वॉल्यूम जो है वो जरूर होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। वो उसी कंटेनर की शेप को जो है वो अटेन कर लेती हैं जिस भी कंटेनर में उनको डालते हैं। लिक्विड्स फ्लो एंड कैन चेंज शेप। लिक्विड जो है वो बहती हैं और वो अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। इसलिए वो रिजिड नहीं है, हम उनको फ्लूइड बोलते हैं। रेफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5. वी सो दैट द सॉलिड्स एंड द लिक्विड्स कैन डिफ्यूज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड। सॉलिड्स और लिक्विड जो है वो और लिक्विड्स में डिफ्यूज हो सकते हैं। डिफ्यूज का मतलब होता है मिलना। द गैसेज फ्रॉम द एटमोसफियर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन द वाटर। जो गैसेज, एटमोसफियर की जो गैसेज हैं वो पानी में डिजोल्व होती हैं। जैसे कि हमें सबको पता है कि पानी में ऑक्सीजन घुली होती है, जिसको जो है वो समुद्र में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। These gases, especially oxygen and the carbon dioxide, are essentially for the survival of the aquatic animals and the plant. इनमें से कुछ गैसें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है जो कि समुद्र में रहने वाले जानवरों के सर्वाइवल के लिए जो है वो जरूरी होती है। ऑल लिविंग क्रीचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर द सर्वाइवल। सभी लिविंग क्रीचर्स को जो है वो जिंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत होती है। द एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर द वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर। जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी में इसीलिए सांस ले पाते हैं क्योंकि पानी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। Thus we may conclude that the solid, liquid and gases can diffuse into the liquid. इससे हम ये कह सकते हैं कि जो solids होते हैं, liquid हो गए या फिर गैस हो गए, सभी के सभी जो है वो liquid के अंदर diffuse हो सकते हैं। diffuse का मतलब होता है मिलना। solids जो है वो भी पानी में मिल सकते हैं, gases जो है वो पानी में मिल सकते हैं वो भी, और liquid तो आपस में मिल ही सकते हैं। The rate of the diffusion of a liquid is हायर दैन दैट ऑफ द सॉलिड्स। जो लिक्विड में डिफ्यूजन का रेट होता है वो ज़्यादा होता है। लिक्विड में जो है वो आसानी से कोई भी चीज़ जो है वो मिक्सअप हो जाती है, आसानी से मिल जाती है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव द ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू द पार्टिकल इन द सॉलिड्स। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं, लेकिन जो लिक्विड होता है लिक्विड में ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड।
अब जितनी ज़्यादा स्पेस पार्टिकल्स के बीच में होगी उतना कोई दूसरी चीज़ उस स्पेस में आके एंटर कर पाएगी, फिक्स हो पाएगी। तो इसीलिए जो डिफ्यूज़न का रेट होता है वो लिक्विड में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, क्योंकि लिक्विड्स के पार्टिकल के बीच में ज़्यादा जगह होती है। अब जहाँ पे ज़्यादा जगह होगी वहाँ पे दूसरी चीज़ें आके आसानी से एडजस्ट कर पाएंगी। आप इमेजिन करो कि एक डेस्क पे पहले एक ही बंदा बैठा है, तो अब वहाँ पे अगर वो 3 सीटर बेंच है तो वहाँ पे 2 बच्चे अभी आके और एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर उस पर पहले ही 3 बच्चे बैठे होंगे तो फिर उसमें चौथे बच्चे का आना जो है वो मुश्किल है। अगर उस पर 1 या 2 बच्चे बैठे हैं तो उसमें एक बच्चा जो है वो आसानी से एडजस्ट कर पाएगा। आप लिक्विड को ऐसा समझ लो कि बेंच पे 2 बच्चे बैठे हैं और एक बच्चा जो है वो और आके उनमें एडजस्ट हो पाएगा, उसके बीच में इतनी जगह है। तो इसीलिए जो है वो डिफ्यूज़न जो है वो लिक्विड में ज़्यादा होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, क्योंकि उनके बीच में स्पेस जो है वो ज़्यादा होती है पार्टिकल्स के बीच में। नेक्स्ट है हमारे पास द गैसियस स्टेट। गैसेस की प्रॉपर्टी क्या है? गैसेस की कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता और ना ही इसका जो हो कोई फिक्स शेप होती है। Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloon from a single cylinder of gas? क्या आपने कभी देखा है कि जो गुब्बारे बेचने वाले होते हैं वो एक सिंगल सिलेंडर से जो है वो काफ़ी सारे बैलून्स जो है वो फिल कर देते हैं। Enquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. हमने उनको भरते हुए देखा है, गैस से जो है वो बलून्स को फिल करते हुए देखा है। कभी आपको अगर कोई मिले तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आप एक सिलेंडर से जो है वो कितने बैलून फिल कर सकते हैं, या फिर आप उससे ये भी पूछ सकते हो कि आप कौन सी गैस यूज़ करते हैं बैलून्स को फिल करने के लिए। तो आपके जो उड़ने वाले बैलून्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन या फिर हीलियम भरी होती है, क्योंकि वो हवा से हल्की होती है, इसीलिए जो है वो बैलून आप फिर हवा में फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। इसी एक्टिविटी की हेल्प से समझते हैं हम गैसियस स्टेट को। टेक 300 ml syringe and close their nozzles by rubber cock as shown in the figure. हमें क्या करना है? हमें 3 जो है वो सिरिंजेस लेनी है 100 ml की। ये हमारी सिरिंज है, इसका जो आगे नोजल होता है, इसका जो ये आगे वाला पार्ट है, इसका जो माउथ है, यहाँ पे नोजल है जहाँ पे सुई लगी होती है। हमने सुई निकाल के नोजल को जो है वो रबड़ कोक के साथ बंद कर देना है, ताकि ना ही हवा अंदर आ सके और ना ही अंदर से हवा बाहर जा सके। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम द सिरिंजेस। हमें जो है वो पिस्टन को निकाल देना है। पिस्टन क्या होता है? पिस्टन इसके पीछे वाला होता है, जो ये जिसको हम बाहर पकड़ के खींचते हैं या फिर अंदर की तरफ धकेलते हैं। पीछे का जो हैंडल होता है उसको हम पिस्टन बोलते हैं। Leaving one syringe untouched, fill the water in the second and the piece of the chalk in the third. हमें क्या करना है? पहली सिरिंज को जो है वो ऐसे ही रख देना, उसमें कुछ भी फिल नहीं करना है। दूसरी सिरिंज में हम पानी को फिल करेंगे और तीसरी सिरिंज में जो है वो हम चाक का जो पाउडर होगा, पीस जो होगा वो उसको फिल करेंगे। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। उसके बाद उसमें पिस्टन डाल देंगे। You may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringes for their smooth movement. आप सिरिंज में पिस्टन डालने से पहले पिस्टन के ऊपर वैसलीन लगा सकते हो। वैसलीन क्या करेगी? पिस्टन को चिकना बना देगी। चिकना होने के कारण जो है पिस्टन फिर आसानी से उसमें मूव कर पाएगा, आसानी से जो है वो उसकी मूवमेंट आसान हो जाएगी। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब हमें क्या करना है? पीछे से पिस्टन को जो है वो प्रेस करना है, उसे दबाने की कोशिश करनी है और हमें ये देखना है कि किस केस में हम सबसे ज़्यादा जो है पिस्टन को दबा पाते हैं। We have observed that the gases are highly compressible as compared to the solids and the liquid। और हमें ये देखने को मिलेगा कि जिसमें हमने कुछ भी नहीं भरा था, मतलब कि जिसमें सिर्फ हवा थी, उस वाले पिस्टन को हम ज़्यादा जो है वो दबा पाएंगे, और जिसमें लिक्विड होगी उसको हम इतना ज़्यादा नहीं दबा पाएंगे। एक टाइम आने पे अगर हम उसको ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो आगे का जो कोक हमने लगाया था, जो उसका माउथ बंद किया था, वो बाहर निकल जाएगा और वहाँ से लिक्विड जो है वो बाहर आनी शुरू हो जाएगी। और जिसमें हमने चोक भरा तो उसको तो हम बिल्कुल ही नहीं दबा पाएंगे, उसको बहुत कम दबा पाएंगे हम। अगर हमारे से वो अच्छे से फिल नहीं हुआ तो ही थोड़ा बहुत दबेगा। अगर वो पूरी तरह से पैक कर दिया, हमने पूरे अच्छे से उसमें चोक भर दिया, तो उसको दबाना जो है, पिस्टन को दबाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा।
You have observed that the gases are highly compressible as compared to solid and the liquid। इससे हमें ये पता लगेगा कि जो गैसेज होती हैं, मतलब गैस का कैसे, कौन से पिस्टन में, कौन सी सिरिंज में गैस थी, उस सिरिंज में गैस थी जिसमें हमने कुछ भी नहीं भरा था। गैस कहाँ थी, उसमें एयर प्रेजेंट थी। अगर कुछ भी नहीं भरा था उसमें के अंदर, मतलब कि उसके अंदर फिर एयर प्रेजेंट थी, इसलिए एयर वाली को हम सबसे ज़्यादा दबा भी पाएंगे। तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो गैसेज होती हैं वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है। कंप्रेस का मतलब होता है उसको दबा पाना। तो हम गैसेज को जो है वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा आसानी से जो है वो कंप्रेस कर पाएंगे। द लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर द कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू द हॉस्पिटल इन द सिलेंडर इज द कंप्रेस्ड गैस। जो हमारे घरों में सिलेंडर आते हैं एलपीजी की फुल फॉर्म ही होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसमें हम क्या करते हैं, गैस को इतने ज़्यादा प्रेशर पे दबाते हैं कि वो लिक्विड बन जाती है। अगर हम किसी गैस को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे तो उसके मोलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। आप इमेजिन करो कि आपके पास पहले एक कंटेनर था, उसमें गैस के मोलिक्यूल्स थे जो दूर दूर थे, काफ़ी दूर दूर थे। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें पिस्टन डाल दिया और पिस्टन की हेल्प से इसको दबाना शुरू किया। जब हमने इसको दबाया तो पिस्टन जो है सपोज यहाँ पे आ गया और अब मोलिक्यूल्स जो है वो काफ़ी एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ गए, बिल्कुल जुड़ गए हैं एक दूसरे के साथ। जब ऐसी कंडीशन पे आ जाता है पार्टिकल कि वो एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं कि वो एक दूसरे के साथ चिपकना शुरू कर देते हैं, तो कोई भी गैस जो है वो लिक्विड बननी शुरू हो जाती है। आपने सुना होगा लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन या फिर लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आपने काफ़ी बार फुल फॉर्म्स में पढ़ा हुआ है कि एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये लिक्विफाइड का मतलब क्या है, लिक्विफाइड का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी गैस को एक लिमिट से ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, मतलब कि उसको लिमिट से ज़्यादा दबा देते हैं, तो उसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा पास आ जाते हैं एक दूसरे के कि वो एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण वो लिक्विड बन जाती है। और जब वो लिक्विड बन जाती है तो हम उसको लिक्विफाइड गैस बोलते हैं। जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन को दबा रहे हैं तो जब वो लिक्विड बन जाएगी तो उसको लिक्विड नाइट्रोजन बोल देते हैं। अगर ऑक्सीजन को दबाएंगे तो वो लिक्विड बन जाएगी तो उसको लिक्विड ऑक्सीजन बोल देते हैं। तो अगर हम किसी भी गैस पे ज़रूरत से ज़्यादा उसको प्रेशराइज करेंगे, एक लिमिटेड प्रेशर से ज़्यादा उस पर प्रेशर अप्लाई कर देंगे, तो उसके मोलिक्यूल्स इतने पास आ जाएंगे कि वो गैस जो है वो लिक्विड बन जाती है। हमारे घरों में जो कुकिंग गैस होती है एलपीजी जो होती है वो ऐसी ही होती है, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम लिक्विड की फॉर्म में होती है। अगर आप उसको कभी हिला के देखो सिलेंडर को, तो आपको अंदर से पानी की हिलने की आवाज़ आती होती है कि जैसे अंदर से पानी हिल रहा हो, लेकिन असल में उसके अंदर पानी नहीं भरा होता। अगर आप उसका नोजल जो है वो प्रेस करते हो तो अंदर से गैस ही बाहर निकलती है, बाहर पानी नहीं निकलता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जैसे ही हम उसको नोजल को दबाते हैं तो वहाँ का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। पहले हमने क्या किया, गैस को प्रेशराइज किया हुआ बहुत ज़्यादा, उसको प्रेशराइज करके उसको लिक्विड बनाया हो, लेकिन जैसे ही नोजल दबता है तो प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण गैस जो है वो बाहर आ जाती है और लिक्विड से गैस बन जाती है फिर से वो वापिस। Compressed natural gas is used as a fuel these days in vehicles. Due to the high compressibility, large volume of the gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. क्योंकि गैसेज को हम बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए हम बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम जो गैस के होते हैं उसको एक छोटे से सिलेंडर में जो है वो फिल कर सकते हैं। हम हज़ारों लीटर गैस को कंप्रेस करके 1 लीटर के सिलेंडर में भी फिल कर सकते हैं। उसकी कंप्रेसिबिलिटी को, उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके we come to know that what is being cooked in the kitchen without even entering there। हमें जो है वो अगर किचन में खाना पक रहा है तो हमें जो है वो उसकी स्मेल जो है वो काफ़ी दूर से ही आ जाती है। by the smell that reaches to our nostrils। how does the smell reaches us? The particles of the aroma of the food mix with the particle of the air spread from the kitchen reaches us and even further away। The smell of the hot cooked food reaches us in second। Compare
this with the rate of the diffusion of the solid and the liquid. Due to the higher speed of the particle and the large space between them, gases show the properties of diffusing very fast into the other. अगर हम किचन में कुछ गरम गरम बन रहा है तो उसकी स्मेल हमारे पास आ जाती है, क्योंकि जो स्मेल में से जो फूड में से अरोमा निकल रहा है, स्मेल के पार्टिकल्स स्मेल निकल रही है, वो हवा में मिक्स होके हमारे तक आ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हवा होती है उसकी में जो है वो डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा होता है। उसमें डिफ्यूज़न क्यों सबसे ज़्यादा होता है? क्योंकि गैसेज के जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड से के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा दूर होते हैं। पहले हमने ये बोला था कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में दूर दूर होते हैं, लेकिन गैसेज के पार्टिकल्स तो लिक्विड से भी ज़्यादा दूर होते हैं, जिसके कारण उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होती है और उस स्पेस में जो है वो किसी भी चीज़ के मोलिक्यूल्स आसानी से जो है फिक्स हो जाते हैं, आके फिट हो जाते हैं, जिसके कारण डिफ्यूज़न जो है वो गैसेज के केस में सबसे ज़्यादा होता है। और इसी डिफ्यूज़न के कारण जो है वो स्मेल हमारे पास जो है वो आसानी से पहुंच जाती है किसी भी चीज़ की। In the gaseous state, the particles move about the randomly at high speed. Due to this random movement, the particle hit each other and also the walls of the container. तो gaseous state में जो particles है वो हमेशा इधर उधर जो है वो पूरी स्पीड के साथ इधर उधर भागते रहते हैं। गैस के मोलिक्यूल्स कभी भी एक जगह पे टिके नहीं रहते, वो अपनी पूरी स्पीड के साथ इधर उधर जो है वो भागते रहते हैं। Due to this random movement the particle hit each other and also the walls of the container. अपनी इस रैंडम मोशन के कारण पार्टिकल्स कई बार तो आपस में टकराते रहते हैं और साथ के साथ में हमने जिस कंटेनर में उस गैस को रखा हुआ है उस कंटेनर की दीवारों पे भी जाके पार्टिकल्स टकराते हैं। जिस कंटेनर में भी हमने गैस को डाला होगा उस कंटेनर की दीवारों पे भी जो है वो पार्टिकल्स जाके टकराना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण वो उसकी दीवारों पे प्रेशर डालते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो कोई भी गैस जो है वो जिस भी कंटेनर में हम डालेंगे उसको उस कंटेनर की दीवारों पे जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब उस पर जितने ज़्यादा मोलिक्यूल्स होंगे पर यूनिट एरिया में, जितने ज़्यादा मोलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा वो प्रेशर अप्लाई कर पाएगी। और ये जो प्रेशर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने पार्टिकल्स जो हैं वो दीवार से आकर टकरा रहे हैं। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स दीवारों के साथ टकराएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। यहाँ पे जो है वो हमारे पास पिक्चर में जो है वो पार्टिकल्स की जो है वो स्पेस दिखाई गई है। जो गैसेज होती हैं उसमें पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है, लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं उसमें वो डिस्टेंस थोड़ा और कम हो जाता है, लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं उसमें डिस्टेंस और भी ज़्यादा कम होता है। सबसे पास जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे सॉलिड के केस में ही होते हैं। आज के लिए बस इतने। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स कर रहे हैं। अब तक हम जो है वो मैटर क्या होता है ये डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद मैटर की प्रॉपर्टीज डिस्कस की, उसके बाद हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर भी डिस्कस कर ली, जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर जो है वो अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकता है या नहीं जा सकता, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर जो है वो अपने स्टेट को चेंज कर सकता है, मतलब कि वो सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है या फिर लिक्विड से गैस में जा सकता है या फिर गैस से जो है वो सॉलिड में आ सकता है। तो इसका आंसर पहले बता देता हूँ कि इसका आंसर होगा यस, अ मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। आपने इसका एग्जाम्पल देखा भी होगा, आपके पानी को आपने देखा होगा। पानी को अगर आप फ्रिज में रखते हो तो पानी जम जाता है। पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जब वो जम के आइस बन जाता है तो जो आइस होती है वो सॉलिड स्टेट में होती है। इसी तरह अगर आप पानी को गर्म करो, पानी को उबालना शुरू करो तो वो भाप बन जाता है और जो वेपर्स होती हैं वो एक गैसेस फॉर्म होती है। तो पानी जो है वो तीनों फॉर्म्स में जा सकता है। लिक्विड फॉर्म में तो वो एग्जिस्ट करते ही करता है, अगर हम उसे ठंडा कर देते हैं तो वो सॉलिड हो जाता है, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो वो वेपर स्टेट में चला जाता है जो कि एक गैसियस स्टेट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, तो इसका आंसर होगा यस, अ मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, अ मैटर कैन बी चेंज इनटू सॉलिड
लिक्विड और गैसेस विद चेंज इन टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को चेंज करके जो है वो किसी भी मैटर को जो है वो उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोहे को भी गर्म करके पिघला सकते हैं, प्लास्टिक को गर्म करके पिघला सकते हैं। तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स है जिससे हम ये देख पाते हैं कि जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज करता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो पढ़ते हैं। We all know that our observation that water can exist in 3 states। हम सभी ने ये देखा हुआ है कि जो पानी है वो अपनी तीन स्टेट्स में मिलता है। सॉलिड की जो बर्फ़ होती है वो एज अ सॉलिड होता है, सॉलिड एज आइस। लिक्विड एज द फेमिलियर वाटर, जो हम नॉन पानी देखते हैं, जो हम पानी देखते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है। गैस एज वाटर वेपर्स, जब उसको गर्म करते हैं तो वो वेपर बन जाता है, गैस बन जाता है। What happens inside the matter during this change of state? तो जब एक मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है तो उसके अंदर क्या होता है। What happens to the particle of the matter during the change of the state? उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, चेंज के दौरान उन पार्टिकल्स के साथ क्या क्या होता है, उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, और ये चेंज जो है वो कैसे आता है। वी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। हम इन क्वेश्चन के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कोई भी मैटर जो है वो अपनी स्टेट को तभी चेंज करेगा जब उनके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है वो चेंज होगा। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन पार्टिकल्स के आपस में अट्रैक्शन होती है, आपस में वो बंध रहे होते हैं, आपस में वो जुड़े होते हैं, वो कितने टाइटली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी पे जो है वो हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं। अगर वो बिल्कुल टाइट पैक्ड है, बिल्कुल टाइटली एक दूसरे से जुड़े हुए, तो हम बोलते हैं कि वो सॉलिड है। अगर वो थोड़े लूज है तो हम बोलते हैं कि वो लिक्विड है। अगर वो बहुत ज़्यादा लूज है तो हम कहते हैं कि वो गैस होंगे। तो जब एक मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर के पार्टिकल्स का जो फोर्सेस है वो चेंज हो रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन ये था कि ये चेंज होता है कैसे, तो ये चेंज जो है वो टेम्परेचर प्रोवाइड करने से होगा। जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो पार्टिकल्स की मोशन जो है वो चेंज होती है, वो हिलना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उनके बीच का फोर्सेस जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। हम एक्टिविटीज़ के थ्रू देखेंगे इनको। सबसे पहले है हमारे पास इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो क्या होता है। एक्टिविटी देखते हैं। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ थर्मोमीटर सो डैट इट बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस। हमें क्या करना है, हमें एक बीकर लेना है। बीकर में जो है वो हमने आइस डाल दी है, बीकर में आइस डाली, नीचे बर्नर से उसको गर्म करना शुरू किया। हमने उसके अंदर एक थर्मोमीटर डाला है। थर्मोमीटर को इस तरह डालना है कि जो उसका आगे वाली नोब होती है, आगे वाला जो माउथ होता है, उसको आइस के साथ टच करके रखना है। अब जो है वो हमें उसको हिलाते रहना है और गर्म करना है। Start heating the beaker on low flame. Note that the temperature when the ice start melting. जब बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू कर देगी तब हम क्या करेंगे, जो थर्मामीटर हमने उसमें लगाया था उस थर्मामीटर से हम उसका टेम्परेचर नोट करेंगे। Now note the temperature when all the ice has converted into water. अब हम उस टाइम टेम्परेचर नोट करेंगे जब सारी की सारी आइस जो है वो पानी में बदल जाती है। Record your observation for this कन्वर्शन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। हमें जो है वो ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। नाउ पुट अ ग्लास रोड इन अ बीकर एंड हीट वाइल स्टीरिंग द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब क्या करना है, अब उसमें हम जो है वो बीकर को और ज़्यादा गर्म करेंगे और उस पानी को हिलाते रहेंगे। पानी जो है वो बॉईल करना शुरू कर देगा। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज। अब हम थर्मामीटर की रीडिंग को फिर से देखेंगे जब जो मोस्ट ऑफ द पानी जो है वो भाप बन के उड़ चुका होगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्शन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसेस स्टेट। अब हम लिक्विड से गैसेस स्टेट में जो भी हमारा टेम्परेचर चेंज हुआ उसके बारे में जो है वो रीडिंग्स को देखेंगे। हमें देखने को क्या मिलता है जब हम ये सारी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। जब हमने उसमें टेम्परेचर को
राइज किया, जैसे जैसे हम उसको गर्म कर रहे थे तो गर्म होने के कारण जो है वो आइस पिघल रही थी, उसके मोलिक्यूल्स जो है वो अलग होना शुरू हो जाते हैं, उनकी पैकिंग जो है वो वीक पड़नी शुरू हो जाती है, जिसके कारण वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और आइस जो है वो लिक्विड बन जाती है। तो जब भी हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो पार्टिकल्स की मोशन इंक्रीज हो जाती है, चेंज होती है उनकी मोशन, और उस मोशन में चेंज के कारण ही जो है उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं वो भी चेंज होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर of solids the kinetic energy of the particles increases। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। उनकी काइनेटिक, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो मोशन के कारण आती है। जब भी कोई चीज़ मूव करना शुरू करते हैं तो उसके बाद जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। आप इसको ऐसे समझो, अगर आपने कुछ नहीं खाया पिया होगा तो आपके अंदर जो है वो वीकनेस होगी, आप ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे ही आप खाना खा लोगे तो आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी और फिर आप कोई भी काम जो है वो आसानी से कर पाओगे, तेज़ी से। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो एक खाने की तरह है। जब टेम्परेचर मिलेगा तो मोलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा स्पीड पे भागना शुरू कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब होता है कि वो ज़्यादा स्पीड से मूव करने लगे हैं, ज़्यादा स्पीड से जो है वो भागने लगे हैं। ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड। अब क्या हुआ कि जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास सपोज सॉलिड है, सॉलिड में ही मेरे पास जो है वो यहाँ पे 3 मोलिक्यूल्स हैं। मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 3 मोलिक्यूल्स हैं। एक मोलिक्यूल ये रहा, एक मोलिक्यूल ये रहा, एक मोलिक्यूल ये रहा। वैसे तो ये काफ़ी पास पास होंगे लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इनको दूर लिया। अब ये आपस में जो है वो बंधे हुए हैं। सॉलिड का केस है तो सॉलिड केस में ये आपस में बंधे होंगे, जिसके कारण ये मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने इनको हीट करना शुरू किया, जब मैंने इसको गर्म करना शुरू किया, इनको हीट प्रोवाइड की, तब क्या हुआ, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू होगी। मीन्स अब ये भागना चाहते हैं लेकिन ये भाग नहीं पाएंगे क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए हैं। ये भागना चाहते हैं, इनके पास इतनी एनर्जी हो गई है कि ये भागें, लेकिन इनके आसपास के मॉलिक्यूल ने इनको इतना टाइट पकड़ा हुआ है कि ये भाग नहीं पाते। तो फिर ये क्या करते हैं, अपनी जगह पे ऐसे ऐसे हिलना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इनके पास एनर्जी काफ़ी हो जाती है, उस एनर्जी को ये हैंडल नहीं कर पाते, जिसके कारण ये ऐसे ऐसे एक ही जगह पे जो है वो हिलना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब वो ऐसे एक ही जगह पे वाइब्रेशन करते रहते हैं तो इनके फोर्सेस जो है वो वीक पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये जो मोलिक्यूल्स थे, दोनों पार्टिकल्स थे साइड में, इन्होंने इसको पकड़ा हुआ था लेकिन ये लगातार ऐसे बार बार हिल रहा है, ऐसे लगातार बार बार हिल रहा है। तो इसके लगातार वाइब्रेट करते रहने के कारण इनकी जो फोर्सेज होती हैं वो वीक पड़ना शुरू हो जाती है, कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है। और जैसे ये कमज़ोर होती हैं तो ये टूट जाती है। एक टाइम आने पे इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इतनी ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेशन करना शुरू कर देते हैं कि इनके बीच का जो फोर्सेज है वो टूट जाता है और ये मोलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा भी है कि ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द वाइब्रेशन पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। अब हीट के कारण उनको एनर्जी मिल रही है लगातार, और एक टाइम आने पे वो एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो उस फोर्स को ओवरकम कर जाते हैं। ओवरकम का मतलब होता है उससे पार निकल जाते हैं, उस फोर्स को तोड़ देते हैं। वो फोर्स जिसने उनको आपस में बांध के रखा हुआ था, तो एक टाइम आने पे उनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो उस फोर्स को तोड़ के वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। overcome the force of attraction between the particle leave their fixed point and start moving freely। और जैसे ही वो अपनी जिन फोर्सेस ने उनको बांधा हुआ था उस फोर्स को पार करते हैं, वैसे उनके बीच के बॉन्ड टूट जाते हैं और जो मोलिक्यूल्स हैं वो फ्री हो जाते हैं इधर उधर फिर घूमने के लिए। तो मोलिक्यूल फिर फ्रीली जो है वो इधर उधर मूव कर पाते हैं। अ स्टेज इज रिच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और जैसे ऐसे करते जब सारे मोलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे तो मोलिक्यूल्स के बीच में गैप पड़ जाएगा, और हमें पता है कि जब मोलिक्यूल्स के बीच में गैप इंक्रीज हो जाता है तब वो लिक्विड्स बन जाते हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है जब सारे मोलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है।
द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है वो मेल्ट होके लिक्विड बना देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाता है और जो है वो लिक्विड बना देता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। The melting point of a solid is an indication of the strength of the forces of attraction between its particles। अब हम मेल्टिंग पॉइंट से ये भी देख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट हमें ये भी इंडिकेशन देता है कि कोई सॉलिड के अंदर जो फोर्सेस हैं जिसने उनको बांध के रखा हुआ है वो फोर्सेस कितनी ज़्यादा स्ट्रोंग है। अगर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रोंग होगी तो हमें उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा उसको फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर हम ज़्यादा फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब कि हम उसको ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, तो मतलब कि उसको ज़्यादा एनर्जी देने का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है। अगर हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है, आसानी से कम एनर्जी में ही काम चल रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो फोर्सेज है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वीक फोर्सेज हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट हमें ये भी इंडिकेशन देता है कि किसी मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग फोर्सेज से बंधे हुए। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो मतलब कि उनके बीच का जो फोर्सेज है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है मतलब कि वो जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि उनके बीच के जो फोर्सेज है वो कमज़ोर हैं और आसानी से टूट रहे हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। जो हमारा आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 273 केल्विन होता है अप्रोक्सीमेटली, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है उस पॉइंट। The process of melting, that is change of solid state into the liquid state, is also known as the fusion। सॉलिड से लिक्विड की स्टेट बनने को हम जो है वो फ्यूज़न के नाम से भी जानते हैं। ये टर्म आपको जो है वो दिमाग में रखनी है कि जब सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है तो इस चेंज को हम फ्यूज़न के नाम से भी जानते हैं। व्हेन अ सॉलिड it melts, its temperature remains the same, so where does the heat energy go? जब कोई सॉलिड मेल्ट हो रही होती है तो उसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है। तो आगे हम ये कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर सेम रहता है तो जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो जा कहाँ रही है। हमने एक्टिविटी में देखा था कि हमने जो है वो आइस के ऊपर थर्मामीटर लगा के रखा था और उसको गर्म कर रहे थे, तो हम रीडिंग ले रहे थे। तो जिस टाइम आइस मेल्ट होना शुरू हुई थी उस टाइम जो है वो उसका टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। आपको थर्मामीटर में टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ नज़र नहीं आएगा, भले हम उसको लगातार नीचे से गर्म कर रहे हैं लेकिन फिर भी थर्मामीटर में टेम्परेचर जो है वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, टेम्परेचर एक ही जगह पे खड़ा रहेगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि हम लगातार नीचे से गर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर लगातार बढ़ना चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जो भी हम एनर्जी नीचे से दे रहे हैं, जो भी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं नीचे से, वो सारी की सारी हीट कहाँ यूज़ हो रही है? वो सारी की सारी हीट जो है वो बर्फ़ को पिघलाने में यूज़ हो रही है। इसीलिए जो है वो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जब आइस जो है वो मेल्ट होनी शुरू होती है, सॉलिड जब मेल्ट होना शुरू होता है उस टाइम अगर हम टेम्परेचर को नोट करने की कोशिश करते हैं, ऊपर हमने ऑपरेटस में जो थर्मामीटर लगाया था, हम ये देखेंगे उस ऑपरेटस में कि जब बर्फ़ पिघलना शुरू कर देती है उस टाइम पे आके जो हमारा थर्मामीटर में टेम्परेचर का पॉइंट होगा वो फिक्स हो जाएगा। जबकि हम लगातार नीचे से गर्म कर रहे हैं, उसको गर्म करने के कारण जो है वो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, उसे और ज़्यादा गर्म होना चाहिए, टेम्परेचर का लेवल ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लगातार नीचे से गर्म कर रहे हैं फिर भी जो है वो टेम्परेचर एक ही जगह पे रहता है, फिक्स हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि हम जो भी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी की सारी हीट बर्फ़ को पिघलाने में यूज़ हो रही है, इसीलिए जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा। जितनी भी हीट हमने प्रोवाइड की वो सारी की सारी हीट बर्फ़ को मेल्ट करने में लग गई, जिसके कारण टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर वहीं का वहीं रह गया। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after melting point is reached।
तो हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे एक्सपेरिमेंट के अंदर कि जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता है जब हमारी आइस मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आ जाए। मेल्टिंग पॉइंट आ जाए का मतलब ये है कि जब बर्फ़ पिघलना शुरू कर दे। अब ऐसा नहीं है कि जब हमने उसको गर्म किया तो स्टार्टिंग में ही टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, स्टार्टिंग में टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, लेकिन जब बर्फ़ पिघलना शुरू कर देगी, व्हेन इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, जब वो स्टार्ट कर देगी मेल्ट करना, बर्फ़ जो है पिघलना स्टार्ट कर देगी, उस टाइम के बाद से जो है वो टेम्परेचर पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा। उसके बाद जो है वो टेम्परेचर बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं होगा। कब तक इंक्रीज़ नहीं होगा? जब तक जो है वो सारी की सारी आइस जो है वो मेल्ट ना हो जाए। कब तक, कितने टाइम के लिए जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा? जब बर्फ़ पिघलना शुरू करेगी उस टाइम से लेके जब तक पूरी की पूरी बर्फ़ पिघल ना जाए तब तक जो है वो हमें थर्मामीटर में बिल्कुल भी रीडिंग देखने को नहीं मिलेगी। उसमें फिक्स हो जाएगा बिल्कुल टेम्परेचर उस टाइम इंटरवल के लिए। जब बर्फ़ पिघलना शुरू करेगी उस टाइम से लेके जब तक पूरी बर्फ़ पिघलेगी तब तक जो है वो हमारा टेम्परेचर पूरी तरह से कांस्टेंट रहेगा। This happens even through we continue the heat the beaker, that is we continue to supply the heat। ऐसा तब भी होता है जब हम उसको लगातार गर्म कर रहे हैं, लगातार हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। This heat gets used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जो भी फोर्स, जो भी हीट दे रहे हैं वो सारी की सारी हीट जो है वो उस फोर्सेस को तोड़ने में यूज़ कर रहे हैं जो कि सॉलिड स्टेट में बने हुए हैं। उन सभी फोर्सेस को तोड़ के वो उसको मेल्ट करने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए वो सारी की सारी एनर्जी, सारी की सारी हीट जो है वो वहाँ पे यूज़ हो रही है। As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the content of the beaker and it is known as the latent heat। तो आपको ये भी याद रखना है कि latent heat क्या होती है। तो यहाँ पे वही हीट, ये वाली हीट जो उसको मेल्ट करने में यूज़ कर रहे हैं, जो हीट आइस को मेल्ट करने में यूज़ हो रही है, उस हीट को हम लेटेंट हीट या फिर हिडन हीट भी बोलते हैं, क्योंकि वो हीट हमें दिखाई नहीं दी। हमने हीट दिया लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो वो सारी की सारी हीट कहाँ गई? वो सारी की सारी हीट जो है वो बर्फ़ को पिघलाने में चलेगी। सारी की सारी बर्फ़ जो है वो, सारी की सारी जो हीट हमने प्रोवाइड की थी वो सारी की सारी हीट जो है वो बर्फ़ को पिघलाने में यूज़ हो रही है, इसलिए हम उसको हिडन हीट बोलते हैं। हिडन हीट या फिर उसको लेटेंट हीट के नाम से भी जाना जाता है। तो लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट वो हीट है जो कि किसी भी सब्सटेंस को जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर जो है वो राइज करने के लिए हमें चाहिए होती है, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। द वर्ड लेटेंट हीट मीन्स द हिडन। तो लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ होना। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट is required to change 1 kilogram of solid into liquid at the atmospheric pressure as its melting point is known as the latent heat of the fusion। तो लेटेंट हीट की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो लेटेंट हीट क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट। वो हीट एनर्जी जो कि 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में यूज होती है, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। So particles in water at 0 degree Celsius or 273 Kelvin have more energy as compared to particle in ice at the same temperature। तो जो पार्टिकल्स होते हैं पानी के 0 डिग्री सेल्सियस पे, वहाँ उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू आइस के एट द सेम टेम्परेचर, क्योंकि अब वो उनको हीट मिली है जो कि उसको पिघलाने में लगी थी, जो कि लेटेंट हीट है एक तरह की। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster at a certain temperature. A point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction from each other.
अगर हम उसको हीट को सप्लाई करते रहते हैं पानी को, मतलब कि लिक्विड बनने के बाद भी अगर हम उसको सप्लाई करते रहते हैं तो वो पार्टिकल और भी ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं और एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जब उनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपने बीच के सारे फोर्सेस को तोड़ सकते हो। पहले उन्होंने सॉलिड वाले फोर्सेस को तोड़ा, अभी फिर भी वो थोड़े बहुत फोर्स के साथ आपस में बंधे हुए थे जिसके कारण वो ज़्यादा फ्री नहीं थे, लेकिन हम अगर उसको लगातार अगर एनर्जी देते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब उनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी वो सभी तरह के फोर्सेस को जो है वो तोड़ देंगे, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा, सभी फोर्सेस को वो ब्रेक कर देंगे। एट दिस टेम्परेचर द सॉलिड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू द गैस, और इस टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो हमारा गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा। The temperature at which a liquid start boiling at the atmospheric pressure is known as the boiling point। अब boiling point क्या है? boiling point वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे हमारा जो लिक्विड है वो बॉईल करना शुरू कर दे। Boiling is a bulk phenomena. Particle from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state। जो हमारा boiling है वो एक bulk process है, bulk phenomena है। bulk का मतलब होता है कि ये काफ़ी बड़ी चीज़ में होता है, झुंड में होता है, एक आधे पार्टिकल में नहीं होता है, काफ़ी अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स के बीच में होगा, पार्टिकल्स के झुंड में होगा और वो सभी के सभी पार्टिकल्स इतनी एनर्जी गेन करेंगे कि वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाएंगे। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस। पानी के लिए ये जो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट ये होता है हमारे पास 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। अभी हमने लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जब बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू कर देगी उसके बाद से जो है वो टेम्परेचर फिक्स हो जाता है। कब तक फिक्स हो जाता है? जब तक कि पूरी की पूरी आइस मेल्ट ना हो जाए। और इसके बीच का जो हीट का अमाउंट होता है जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम, इसके बीच में जो भी हीट हमने प्रोवाइड की थी वो सारी की सारी हीट को हम हिडन हीट या फिर लेटेंट हीट बोलते हैं। सेम हमारा वेपराइजेशन के केस में भी होता है। जब पानी बॉईल होना शुरू हो जाता है, मीन्स कि वो वेपर बनना शुरू हो जाता है, उस टाइम के बाद से जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है सिस्टम का, इंक्रीज होना बंद हो जाता है। उसके बाद से जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। जिस टाइम पे वाटर जो है वो बॉईल करना शुरू कर देगा उस टाइम पे इंक्रीज होना बंद हो जाएगा टेम्परेचर का, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और वो कब तक फिक्स हो जाएगा? जब तक कि पूरा का पूरा पानी जो है वो बॉईल ना हो जाए, वेपर ना बन जाए। तो इसके बीच की जो अमाउंट ऑफ हीट होती है इसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। वेपराइजेशन इसलिए बोला गया क्योंकि इसको ये वेपर्स बनने के टाइम की लेटेंट हीट है। Do it in the same way as we have defined in the latent heat of the fusion। latent heat of fusion जो है वो हम melting वाले केस को बोलते हैं और वेपराइजेशन वाली हम जो है वो वेपराइजेशन वेपर्स बनने वाले प्रोसेस को बोलते हैं। Particle in steams that is water vapor at the 373 Kelvin have more energy than the water at the same temperature। जो स्टीम होती है, स्टीम में जो है वो ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू हमारे नॉर्मल पानी में at the same temperature। This is because particles in the steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of the vaporization। इसका रीज़न ये है कि जब वो स्टीम बन रहे थे तो उन्होंने जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जो कि हिडन एनर्जी की फॉर्म में उनके अंदर स्टोर है। यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम की हेल्प से हमने समझा हुआ है कि अगर हमारे पास सॉलिड स्टेट है उसको अगर हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पे वो लिक्विड बन जाती है, उसको अगर हम गर्म करेंगे तो वो गैसेस स्टेट में बदल जाती है। अगर हम इसका उल्टा करेंगे मीन्स कि टेम्परेचर को कम करेंगे, अगर हम गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड बन जाती है, लिक्विड को ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड बन जाती है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो पहले सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनेगी। अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो वो पहले वो गैस से लिक्विड बनेगी, लिक्विड से सॉलिड बनेगी।
सो वी इंफर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। वी हैव लर्न दैट द सब्सटेंस अराउंड अस state from solid to liquid and from liquid to gas on application of the heat, but there are some that change directly from solid state to gaseous state and the vice versa without changing into the liquid। अभी हमने जाना कि कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो कि पहले सॉलिड से लिक्विड बनते हैं, फिर लिक्विड से गैस बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सीधा सॉलिड से गैस बन जाते हैं, बीच में लिक्विड फेज आता ही नहीं है। जैसे कि अगर हम कैम्फर का एग्जांपल लें, टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट इन एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। उसको क्रश करके हमने उसको चाइना डिश में डाला। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, उनके ऊपर एक फनल को जो है वो उल्टा करके रखना है। ये फनल जो है वो ये कीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम फनल बोलते हैं। फनल को जो है वो इसके ऊपर उल्टा करके रखा है हमने चाइना डिश के ऊपर। चाइना डिश जो है ये इसके अंदर जो ये कटोरी पड़ी हुई है छोटी सी मिट्टी की होती है, मिट्टी चाइना मिट्टी की बनी होती है, तो इसीलिए इसको चाइना डिश बोलते हैं। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल, इसका जो फनल का जो माउथ है यहाँ पे जो है कॉटन प्लग लगा दिया ताकि अंदर से गैस कुछ भी जो है वो बाहर ना आ सके। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व व्हाट डू यू इंफर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। तो हम क्या देखेंगे, जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमें वेपर्स बनती हुई नजर आएंगी, इसके अंदर धुआं इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, वेपर्स बनना शुरू हो जाएगा। तो सॉलिड पहले हमने इसके अंदर सॉलिड फॉर्म में रखा था, ये सारा सामान इसके अंदर जो रखा हुआ है वो सॉलिड है, लेकिन हमें जो है वो गर्म करने पे अंदर इसमें वेपर्स नजर आएंगी, जिससे हमें ये पता लगेगा कि ये सॉलिड से सीधा ही वेपर बन गया, बीच में लिक्विड की स्टेट ही नहीं आई, लिक्विड में चेंज नहीं हुआ। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज द सब्लिमेशन। अगर ऐसा होता है कि कोई सॉलिड सीधा ही लिक्विड सीधा ही गैस में बदल जाए और लिक्विड में चेंज ही ना हो, तो उसको हम जो है वो सब्लिमेशन बोलते हैं। अगर कोई भी सॉलिड सीधा सॉलिड से गैस बन जाए तो उस चेंज को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन के अंदर जो है वो लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब तक जो है हम इस चैप्टर के अंदर मैटर के बारे में जान चुके हैं कि मैटर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने जाना, फिर हमने कुछ मैटर की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना, फिर हमने जो है वो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा। डिफरेंट स्टेट को जो है हमने डिफाइन किया, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कशन की। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक में ये जानना कि क्या एक मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज किया जा सकता है, और फिर हमने ये जानना कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो किसी मैटर की स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आज हम ये जानेंगे कि अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो हमारा जो मैटर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, मैटर के ऊपर प्रेशर चेंज का क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, आज हम ये जानेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको प्रेशर के बारे में एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ। प्रेशर इज़ द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। किसी स्मॉल एरिया पे लगने वाले फोर्स को हम प्रेशर बोलते हैं। तो आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्टेट इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हम ये ऑलरेडी जान चुके हैं कि जो मैटर की 3 स्टेट्स हैं वो सिर्फ इसीलिए एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हर स्टेट के लिए अलग अलग है। जैसे अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो उसमें पार्टिकल्स काफ़ी एक दूसरे के पास हैं, तो हम उसको सॉलिड स्टेट बोलते हैं। और अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो उसमें जो है वो पार्टिकल थोड़े दूर दूर हैं, और अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो उसमें पार्टिकल और भी ज़्यादा दूर होते हैं, तो हम
ये कह सकते हैं कि जो मैटर की 3 स्टेट्स हैं वो सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है हर टाइप की स्टेट के अंदर। What will happens when we start putting pressure and compress a gas and close in a cylinder? क्या होगा अगर हम जो है वो किसी गैस के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दे। कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, और अगर हम उसको दबा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। तो क्या होगा कि अगर हम किसी गैस को सिलेंडर में डाल के उसके ऊपर प्रेशर जो है वो डालना शुरू कर दे तो इससे क्या होगा, उसके पार्टिकल्स जो है वो पास आना शुरू कर देंगे। जैसे कि हम इस पिक्चर में देखिए, डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है, ये हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस है और ये जो डॉट्स हैं अंदर, ये जो डॉट्स हैं अंदर, ये डॉट्स हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसके अंदर गैस है। पहले पार्टिकल्स आप देखिए, फर्स्ट केस में पार्टिकल्स जो है वो काफ़ी दूर दूर हैं एक दूसरे के। फर्स्ट केस में जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर हैं एक दूसरे के। सेकंड केस में हमने क्या किया, पिस्टन को दबा दिया नीचे की तरफ, पिस्टन को नीचे की तरफ कंप्रेस किया। तो कंप्रेस करने से क्या हुआ, ये जो पार्टिकल्स यहाँ दूर दूर थे, यहाँ पे उसमें पार्टिकल्स आप देख रहे हो कि एक दूसरे के पास आ गए। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब हम किसी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं या किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, तो उस चीज़ के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स उस प्रेशर के कारण एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आप देखिए, आप कभी नोटिस अगर किया हो आपने, आप किसी भी सॉलिड चीज़ को ज़्यादा दबा नहीं पाते हो। अगर आप अपने स्कूल का एग्जांपल लो, आप अगर एक वुडन डेस्क पे बैठते हो या फिर अपने एक किसी मेटल के डेस्क पे बैठते हो, तो आप अगर आपका वुडन टेबल है तो उसको आप दबाने की कोशिश करो तो वो ऐसा नहीं है कि वो दब जाए, वो कंप्रेस नहीं होता, आप उसको दबा नहीं सकते हो। हाँ, अगर आप उस पर ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो हो सकता है कि वो टूट जाए, लेकिन वो दबता नहीं है। वो क्यों नहीं दबता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स पहले ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास है और उनके पास इतनी स्पेस नहीं है कि अगर हम उनको दबाएं तो वो और एक दूसरे के पास आ सके, क्योंकि वो पहले एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास हैं। लेकिन जब हम लिक्विड या फिर गैसेस की बात करते हैं तो उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होता है, जिसके कारण उनको कंप्रेस करना इजी होता है। अगर कोई पूछे कि सबसे कम कौन सी चीज़ कंप्रेस होती है, अगर हम तीनों स्टेट्स की बात करें, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, सबसे कम जो कंप्रेस होने वाली चीज़ है वो सॉलिड है। सॉलिड जो है वो बिल्कुल ना के बराबर कंप्रेस होते हैं। अगर होते भी हैं तो वो इतने कम कंप्रेस होते हैं कि हम अपनी आंखों से उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाते। लेकिन लिक्विड्स जो है वो थोड़ी कंप्रेस हो जाती हैं और गैसेस जो है वो सबसे हाईली कंप्रेसिबल होती है। गैसों को हम सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, गैसेस पे हम सबसे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। उसका कारण आप समझ गए होंगे, क्योंकि उसके पार्टिकल्स काफ़ी दूर होते हैं एक दूसरे से। जब हम उस पर पिस्टन, जैसे यहाँ पे जब हमने पिस्टन को नीचे की तरफ धकेला तो पहले ये जो डिस्टेंस था इनके बीच की में, अब वो डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया। और थर्ड स्टेज में आप देखो, हमने पिस्टन को और ज़्यादा नीचे कर दिया तो इससे क्या, अब पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के पास आ गए। जब ऐसी स्टेज आ जाती है तब जो है वो गैस कन्वर्ट हो जाती है, या तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी पहले, अगर हम उस पर प्रेशराइज कर रहे हैं तो गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है। और अगर हम फिर भी उसको जो है वो कंप्रेस करते रहें, फिर भी उसके ऊपर प्रेशर डालते रहें, तो एक टाइम आने पे गैस जो है वो सॉलिड भी बन जाती है। आप सभी ने जो है वो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना होगा, जो कि एक गैस है लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में होती है। डू यू थिंक दैट द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ ए मैटर? तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं तो हम स्टेट ऑफ मैटर की जो स्टेट है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम किसी गैस को प्रेशराइज करें, उसके ऊपर प्रेशर डालें, उसको कंप्रेस करें तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पाओगे, और एक टाइम आने पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर हम उसको और भी ज़्यादा कंप्रेस करते रहेंगे तो एक टाइम आने पे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई द गैस। अब हमने प्रेशर के बारे में जान लिया, लेकिन हमने पिछले आर्टिकल में ये पढ़ा था कि जो टेम्परेचर है उसको कम करके जो है वो पार्टिकल की टेम्परेचर को कम करके उसको सॉलिडिफाइड कर सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वो लिक्विड, पहले लिक्विड बन जाएगी फिर वो वेपर बन जाएगी। अगर हम प्रेशर को कम करें, अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो वो सॉलिडिफाइड होगी, और अगर हम उसको
टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वेपराइज हो जाएगी। जैसे कि पानी का एग्जांपल लो, अगर आप पानी को गर्म करोगे तो वो वेपर बन जाएगी, क्योंकि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। और वही अगर हम पानी को ठंडा कर दे तो वो आइस बन जाएगी। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को कम किया। तो अगर हम दोनों कंडीशंस को साथ में जोड़ दें, अब साथ में कैसे जोड़ना है, अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो, और अगर हम जो हमारा प्रेशर है उसको इंक्रीज करेंगे तो जो है किसी भी गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। अब हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। ये यहाँ प्रेशर का तो हमने जान लिया कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जिसके कारण वो लिक्विड बन जाती है। और अब टेम्परेचर का भी हमने जाना हुआ है कि अगर हम गैस को ठंडा करते हैं, अगर हम गैस को ठंडा कर देंगे तो उसके पार्टिकल्स मूव करना बंद कर देंगे। जब वो मूव करना बंद कर देंगे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। और ऊपर से हम उसको प्रेशराइज भी कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर भी डाल रहे हैं। तो अगर हम दोनों चीज़ों को एक साथ करें, उसका प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज करें और उसका टेम्परेचर भी जो है वो डिक्रीज करें, तो उसके कारण कोई भी गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं आसानी से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हम किसी गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए हम उसका प्रेशर इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके उसके गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को एक साथ इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि जब हमने उसको ठंडा करना शुरू किया, जब हमने टेम्परेचर कम किया, तो उसके पार्टिकल्स ने मोशन करना बंद कर दिया, वो हिलने बंद हो जाएंगे, वो फ्रीज होना शुरू हो जाएंगे, जमना शुरू हो जाएंगे अपनी जगह पे। अब जब ऊपर से प्रेशर डालेंगे तो अब वो हिल तो नहीं रहे हैं, तो प्रेशर डालने के कारण वो अपने आप नीचे आना शुरू हो जाएंगे प्रेशर के कारण, और कोई भी गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? आप सभी ने जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना होगा। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसको जो है वो हाई प्रेशर के अंदर जो है वो स्टोर किया जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक। जैसे ही हम इसके ऊपर से प्रेशर को जो है वो रिलीज करते हैं, जैसे हम प्रेशर को हटाते हैं तो पार्टिकल्स फिर से दूर चले जाते हैं और जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो सीधी गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें जो है वो लिक्विड स्टेट वापस नहीं आती है, सीधी जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज द रीजन दैट द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज द ड्राई आइस। इसीलिए हम इसको सूखी बर्फ भी बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं। ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ड्राई आइस क्या होती है। तो ड्राई आइस जो है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब इसको किसी चीज़ में डाला जाता है तो ये लिक्विड फॉर्म नहीं बनाती है, ये ठंडी होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये लिक्विड नहीं बनती है। जैसे इसके ऊपर से प्रेशर हटाया जाता है उसी टाइम ये गैस बन जाती है सीधी, इसमें लिक्विड जो है वो नहीं बनती है। Thus we can say that pressure and the temperature determine the state of substance whether it will be solid, liquid or gas। तो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो ये डिसाइड करेंगे कि मैटर जो है वो किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में रहेगा या फिर गैस में रहेगा। तो मैटर जो है वो किस स्टेट में जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ये या तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ये प्रेशर पे डिपेंड करता है। इन दोनों चीज़ों पे ही वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं कि अगर हमारा जो है वो सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम फ्यूज़न बोलते हैं, और इसका जो रिवर्स प्रोसेस है वो है हमारा सॉलिडिफिकेशन। अगर लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो तो उसको फ्यूज़न बोला जाता है। लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो तो उसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। फिर अगर लिक्विड जो है वो अगर गैस में कन्वर्ट हो तो इसको वेपराइजेशन बोलते हैं, जिसके साथ आप फेमिलियर भी होंगे कि लिक्विड के गैस में बदलने के प्रोसेस को हम वेपराइजेशन बोलते हैं। और सिमिलर अगर हमारी गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस जो है वो लिक्विड बन जाती है। जैसे कि आपने अपने गर्मियों के दिनों में
देखा होगा कि अगर आपके पास एक ठंडे पानी का गिलास है तो उस ठंडे पानी के गिलास के बाहर जो है वो धीरे धीरे पानी की बूंदें आनी शुरू हो जाती है। वो क्यों आती है? वो ड्यू टू द कंडेंसेशन के कारण ही आती है। आसपास की हवा में जो है वो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं और जो हमारा पानी का गिलास होता है वो ठंडा होने के कारण उसका टेम्परेचर कम होता है और जैसे ही हवा उसको टच करती है तो उसके अंदर की जो पानी की बूंदें होती हैं वो ठंडी पड़ जाती है और वो गिलास के साथ चिपक जाती है, जिसके कारण हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट अगर हमारा गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। अगर हमारी सॉलिड गैस में कन्वर्ट होती है तो उसको भी हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो आपको ये सारी याद रखनी है कि अगर सॉलिड लिक्विड में जाए तो उसको फ्यूजन बोलते हैं, लिक्विड सॉलिड में जाए तो उसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, लिक्विड गैस में जाए तो वेपराइजेशन, गैस लिक्विड में जाए तो कंडेंसेशन, गैस सॉलिड में जाए तो सब्लिमेशन, सॉलिड गैस में जाए तो उसको भी सब्लिमेशन बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इवेपोरेशन। Do we always need to heat or change the pressure for changing the state of matter? अभी तक हमने देखा था कि जब हम हीट या फिर प्रेशर को अप्लाई कर रहे थे या टेम्परेचर को चेंज कर रहे थे तब जो है वो मैटर की स्टेट क्या चेंज हो रही थी। क्या ऐसा ज़रूरी है कि हर बारी हमें जो है वो हीट देनी पड़े या फिर प्रेशर को चेंज करना पड़े तभी जो है वो मैटर की स्टेट जो है वो चेंज होगी? कैन यू कोट सम एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू वेपर्स टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? हम अपनी डेली लाइफ से बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स निकाल सकते हैं जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो लिक्विड है वो सीधी की सीधी वेपर बन जाती है और हम उसको गर्म भी नहीं करते हैं, उसको बॉयल नहीं करते हैं। जैसे कि आपने अगर गीले कपड़े आप धूप में सुखाते हो तो वो पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, कपड़ों का पानी जो है वो इवेपोरेट होकर सूख जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमने कपड़े को उबाला हो, पानी उसको गर्म किया और चूल्हे पे रखे। तो डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें हम देख पाते हैं कि जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है अनलेस कि हम उसको बॉयल नहीं कर रहे होते। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंज इनटू द वेपर। अगर हम पानी को बिना ढक के जो है वो रख दें तो वो धीरे धीरे जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वेट क्लोथ्स ड्राई अप, गीले कपड़े जो है वो सूख जाते हैं। व्हाट हैपन्स टू द वाटर इन द अबव टू एग्जांपल्स? पानी के साथ क्या हो रहा है इन एग्जांपल्स की भी? We know that the particles of the matter are always moving and are never at rest. हमने ये और पहले ही जाना है कि जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो रेस्ट पे नहीं होते हैं, वो हमेशा जो है वो कॉन्टिन्यूस मोशन करते रहते हैं, लगातार जो है वो मूव करते रहते हैं। At a given temperature in any gas, solid or liquid, there are particles with a different amount of the kinetic energy. किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो लिक्विड, सॉलिड और गैस होते हैं उनके पार्टिकल्स जो है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करते रहते हैं। In the case of liquid, a small fraction of particle at the surface having the higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of the other particles and get converted into the vapor. जो लिक्विड्स का केस होता है, लिक्विड के केस में जो पार्टिकल सरफेस के पास होते हैं, लिक्विड के केस में जो पार्टिकल्स बिल्कुल सरफेस के पास होंगे। अब सरफेस क्या होता है? जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, ये यहाँ तक पानी से भरा हुआ है पूरा, इसको यहाँ तक जो है वो मैंने पूरा पानी से भरा हुआ। अब इसका सरफेस क्या होगा? जो बिल्कुल यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो बिल्कुल यहाँ ऊपर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे इसको हम बोलेंगे कि वो सरफेस के पास प्रेजेंट है। और लिक्विड के केस में जो पार्टिकल्स सरफेस के पास होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो नीचे होते हैं। उसके काफ़ी सारे रीज़न है, जैसे कि जो ऊपर वाला बिल्कुल सरफेस होता है वो सरफेस वाले पार्टिकल्स जो है वो सराउंडिंग के साथ टच कर रहे हैं। बिल्कुल ऊपर वाले जो पानी की लेयर होगी वो हमारे एटमॉस्फेयर के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन जो नीचे वाली लेयर्स हैं, जो नीचे वाली लेयर्स होंगी वो एटमॉस्फेयर के साथ जुड़ी नहीं होंगी। जैसे कि अगर ये वाली लेयर है तो ये हमारी सराउंडिंग के साथ अटैच्ड है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई लेयर है तो वो सराउंडिंग के साथ नहीं जुड़ी हुई है। तो हमारी जो ऊपर वाला लेयर सरफेस होता है वो हमारा सराउंडिंग के साथ जुड़ा होता है और सराउंडिंग का टेम्परेचर अलग होता है। उस अलग टेम्परेचर के कारण जो है
सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है, और उस ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के कारण वो पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपने बीच के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं उनको तोड़ के जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज द इवेपोरेशन। और ये फिनोमिना जिसमें जो है वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाती है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, हम उसको बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म नहीं करते हैं फिर भी जो है वो वेपर बन जाती है, तो इस फिनोमिना को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एक्टिविटी। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। Take 5 ml of water in an open china dish and keep it near a window or an open fan. Take 5 ml of water in an open china dish and keep it inside a cupboard or on the shelf of your class. Record the room temperature. Record the time or the day taken for the evaporation process in the above class. In the above cases, repeat the above activities, 3 steps of activity on a rainy day and record your observation. What do you find about the effect of temperature, surface area and the wind velocity on the evaporation? यहाँ पे हम एक्टिविटी में देख रहे हैं हमने क्या किया, हमने पहले एक टेस्ट ट्यूब में रखा। टेस्ट ट्यूब जो होती है बिल्कुल छोटी सी होती है, लेकिन चाइना डिश दूसरे केस में हमने जो है वो चाइना डिश में रखा है। चाइना डिश एक कटोरी जैसी चीज़ होती है। हमने पहले केस में उनको ओपन में लिखा रखा है किसी विंडो के पास या फिर पंखे के पास, और जो हमारा थर्ड केस है उसमें हमने इसको एक अलमारी में ही कबर्ड पे या किसी सेल्फ पे रखा है जहाँ पे जो है वो टेम्परेचर थोड़ा अलग होगा। You must have observed that the rate of evaporation increases with an increase in the surface area. सबसे पहली बात तो हम यही ऑब्जर्व करेंगे कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो सरफेस एरिया के साथ जो है वो इंक्रीज होता है। पहले हम इस एग्जाम्पल की बाद में बात करेंगे, हम इसको पहले एक डेली एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने कोई कपड़ा धोया है और उस कपड़े को आपने सुखाना है, लेकिन आप क्या करो उसको ना ऐसे तय मार के रख दो, उसको ना या तय मार के रख दो या फिर उसको इकट्ठा करके रख दो कहीं किसी पे, या फिर तार पे टांग दो उसको इकट्ठा करके, लेकिन उसको फैलाना नहीं है। आप बिल्कुल उसे फैला के मत टांगो, उसको कंप्रेस करके मतलब कि एक दूसरे के ऊपर उसको लपेट के जो है वो ऐसे ही रख दो। आप देखोगे कि वो जल्दी नहीं सूखेगा। सूखेगा कब? जब इवेपोरेशन हो जाएगा, उसका सारा पानी जो है वो गैस वेपर्स में बन जाएगा, तब वो सूखेगा। लेकिन अगर आप उसको फैलाए बिना जो है वो एक साथ उसे जो है वो लपेट के रखोगे तो उससे जो है वो जल्दी नहीं सूखेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब हमने उसको फैलाया नहीं है तो उसका सरफेस एरिया कम है। जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना इवेपोरेशन जो होगी वो कम होती है। अब सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया जितना एरिया एनवायरनमेंट को टच करे। मैंने आपको पहले ही बताया, अभी पीछे जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया जो सरफेस एटमॉस्फेयर के साथ टच हो रहा है वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब जब हमने वो एरिया ही छुपा दिया, जब उसको लपेट के रख दिया कपड़े को, तो हमने वो एरिया छुपा दिया। अब वो एरिया जो है वो एटमॉस्फेयर के साथ टच ही नहीं कर रहा। जब वो एटमॉस्फेयर के साथ टच नहीं करेगा तो उसके मॉलिक्यूल्स में उतनी एनर्जी आएगी नहीं कि वो वेपर बन सके। तो सरफेस से सबसे पहले जो इवेपोरेशन है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एरिया एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट टच में आएगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। You know that the evaporation is a surface phenomena. If the surface area is increased, the rate of evaporation increase. For example, while putting cloth for drying up, we spread them out. तो हम ये जानते हैं कि जो इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमिना है, वो सरफेस के कारण होता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा जो है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। यहाँ पे भी वही एग्जांपल दिया है कि जब हम कपड़ों को सुखाते हैं तो हम उसको पूरे से फैला के सुखाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर।
जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा पार्टिकल्स ज़्यादा एनर्जी गेन कर पाएंगे और उतनी जल्दी जो है वो अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करके वेपोराइज हो पाएंगे। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट अनफ काइनेटिक एनर्जी टू गेट इनटू द वेपर स्टेट। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा मोलिक्यूल्स को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और वो अपने बॉन्ड को तोड़ के वेपर बना पाएंगे। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी जो है वो कम होनी चाहिए। अगर हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो जो है वो इवेपोरेशन का प्रोसेस हो नहीं पाएगा। आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। उसका रीज़न यही है कि बारिश के दिनों में ह्यूमिडिटी एयर में ज़्यादा हो जाती है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी है क्या? ह्यूमिडिटी होती है हवा के अंदर जो पानी प्रेजेंट होता है, पानी की वेपर्स प्रेजेंट होती है, उनको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स एट अ गिवन टेम्परेचर। जो हमारे आसपास की हवा होती है वो एक लिमिट से ज़्यादा पानी को अपने में होल्ड करके नहीं रख सकती। अब क्या होता है कि जब कपड़ा सूख रहा है तो वो पानी जा कहाँ रहा है? वो पानी जो है वो आसपास की हवा में जा रहा है। जब कपड़ा सूखता है तो उसमें का पानी जो है वेपर बन के आसपास की हवा में मिक्स होता रहता है। लेकिन जब बारिश के दिन होते हैं, बारिश के दिनों में हवा में पहले से ही बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, हवा में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो मिला होता है। तो उसी कारण पानी जो है वो हवा जो है वो एक लिमिट तक जो है वो अपने अंदर वाटर वेपर्स को होल्ड करके रख सकती है। अगर उसमें पानी की वेपर्स ज़्यादा हो जाएंगी तो जो है वो इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि हवा पहले से ही जो है वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी है, वो और ज़्यादा पानी अपने में नहीं होल्ड करके रख सकती है। If the amount of water in the air is already high, the rate of evaporation decrease। अगर हमारे पास ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो जो है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एन इंक्रीज इन स्पीड में। जितनी ज़्यादा हवा की स्पीड होगी उतना ज़्यादा जो है वो इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो फास्ट होगा। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। अगर हवा चल रही है तो कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि जिस हवा में मॉइस्चर होता है वो हवा बह जाती है और नई फ्रेश हवा आ जाती है जिसमें मॉइस्चर नहीं होता। तो जिसके कारण जितनी जल्दी वो नई हवा आएगी उतना जल्दी वो पानी को होल्ड करके आगे लेके जाएगी। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी हवा की उतना ज़्यादा जल्दी जो है वो इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास, हाउ डज इवेपोरेशन कोज द कूलिंग। जब भी इवेपोरेशन का प्रोसेस तो होता है तो उसके साथ साथ ठंडक होती है। जैसे कि आपने महसूस किया होगा कि अगर आपकी बॉडी पे पसीना आया हो, आप पंखे के नीचे बैठ जाओ तो जब पसीना सूख रहा होता तो उस टाइम आपकी बॉडी को जो है वो ठंडक महसूस होती है। तो इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड The particles of the liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during the evaporation. This absorption of energy from the surrounding makes the surrounding cold. जब हम किसी ओपन वेसल में जो है वो पानी को रखते हैं तो वो लगातार जो इवेपोरेट होता रहता है। इवेपोरेट कैसे होता है? उसके जो सरफेस के मोलिक्यूल्स हैं वो अपने एनवायरनमेंट से एनर्जी ले लेते हैं और उस एनर्जी के कारण वो वहाँ से इवेपोरेट होके बाहर आ जाते हैं। अब जब पार्टिकल सराउंडिंग से एनर्जी ले लेते हैं तो आसपास के एरिया में जो है वो एनर्जी हीट कम हो जाती है, उनका टेम्परेचर कम हो जाता है। अब आसपास की हवा से गर्मी जो है वो उन पार्टिकल्स ने ले ली, जिसके कारण आसपास की हवा में गर्मी कम हो जाती है और जिसके कारण जो है वो आसपास जो है वो सराउंडिंग जो है वो ठंडी होना शुरू हो जाती है। What happens when you pour some acetone on your palm? अगर हम अपने हाथ के ऊपर, हथेली के ऊपर जो है वो एसीटोन डालते हैं, एसीटोन जो होता है वो नेल पॉलिश रिमूवर होता है। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कोजिंग द पाम टू फील कूल। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, हमारी हथेली की गर्मी को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जिसके कारण वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाती है और हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। अगर आप कोई भी थिनर वगैरह अपने हाथ पर डालते हो तो आपकी वो अपना हाथ ठंडा ठंडा महसूस होता है। वो ठंडा इसीलिए महसूस होता है क्योंकि जैसे ही वो हमारी हाथ पे गिरता है तो वो हमारे हाथ की गर्मी के कारण इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है और इवेपोरेट होने के लिए वो हमारी गर्मी को खींच लेता है, जिसके कारण हमें ठंडा महसूस होना शुरू हो जाता है। After hot sunny day, people
sprinkle water on the roof or the open ground because the large latent heat of vaporization of the water help us to cool the hot surface। गर्मियों के दिनों में जो है वो लोग इधर उधर पानी छिड़कते हैं, वो पानी इसलिए छिड़कते हैं क्योंकि पानी की जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो है वो आसपास का एरिया जो है वो ठंडा हो जाता है। Can you cite some more examples from the daily life where you can feel the effect of the cooling during the evaporation? Why should we wear cotton clothes in the summer season? हमें जो है वो गर्मियों के दिनों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? During summer we perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool। गर्मियों के दिनों में हम जो है वो ज़्यादा स्वेटिंग करते हैं, हमें ज़्यादा पसीना आता है जो कि हमारी बॉडी को ठंडा रखने में हमारी हेल्प करता है। We note that during the evaporation the particle at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or the body surface and change into the vapor। हमें पता है कि जो इवेपोरेशन के टाइम पे पार्टिकल्स जो है वो सरफेस से जो है वो एनर्जी लेते हैं और वेपर में चेंज हो जाते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू द latent heat of the vaporization is absorbed from the body leaving the body cool। जो है वो जो रिक्वायर्ड हीट होती है वो बॉडी से लेते हैं, जिसके कारण जो बॉडी है वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है। कॉटन बीन्स अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर द इजी इवेपोरेशन। कॉटन जो होती है वो एक अच्छा एब्जॉर्बर होती है पानी का, वो पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण वो जितना ज़्यादा अच्छे से वो पानी को एब्जॉर्ब करेगी उतना ज़्यादा वो उसको एटमॉस्फेयर के टच में लेके जा पाएगी, जिसके कारण जो है वो इवेपोरेशन का प्रोसेस आसानी से हो पाएगा। Why do we see water droplets on the outer surface of the glass containing the ice cold water? ये हम बता चुके हैं कि अगर हम ठंडे गिलास को रखते हैं तो उसके आसपास पानी की बूंदें आ जाते हैं, क्योंकि कंडेंसेशन के कारण जो आसपास की हवा होती है वो ठंडी होकर जमना शुरू हो जाती है, वहाँ पे जो है पानी की ड्रॉप्स बनने शुरू हो जाते हैं और उसी के कारण वो हमें पानी की बूंदें नज़र आती हैं ठंडे पानी के गिलास के बाहर। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो होता है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा चैप्टर चाहते हो कि मैं शुरू करूँ अब। बाय बाय, टेक केयर।